मेरे अलावा और जितने भी जो अभी पाकिस्तान में लड़के बैठे हैं उनको मैं यही बोलूँगा कि जितना दूर से देख के लगता है, ठीक है ना, दूर के ढोल सुहाने होते हैं। हाँ, ढोल दूर के ढोल सुहाने हैं। जो 10 साल पहले निकल गया था ना, दे आर वेल सेटल्ड नाउ। ठीक है, घर से निकलो सामान पैक करके तो सेल्फ रिस्पेक्ट को ना उसी अलमारी में बंद करके आ जाना, कि यहाँ पे एज ए स्टूडेंट आपको हर उस तरीके का काम करना पड़ जाएगा जो आपने कभी पाकिस्तान में सोचा भी नहीं था। उस वेलोसिटी का काम करवाते हैं वो कि उसकी जो एक बच्चे की जो कैपेसिटी होती है ना, जो वो सोच के आता है कि यार आखिरी हुदूद मेरी ये थी, और वो हुदूद पार हो जाती है। उसके बाद वो या तो आंखों में आंसू लेके वहाँ से जाता है या उसको बद्दुआ देता हुआ जाता है। ठीक है, और उसके बाद जब पैसे भी नहीं मिलते तो फिर वो सोचता है कि यार मैं कहाँ आ गया हूँ। ठीक है ना, इमिग्रेंट्स को निकालो, ठीक है ना, तो उससे पूछते हैं कि व्हाई डू वांट इमिग्रेंट्स टू गो अवे, तो वो बोलता है कि दे आर टेकिंग अवे ऑल आवर जॉब्स। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, दिस इज़ नजम ज़ैदी एंड दिस इज़ द थर्ड podcast of Lal Light. We have a special guest today in our Lal Light podcast, जिसमें मेरे भाई मेरे दोस्त अली हुसैन साहब हैं, और he is one of the student of UK यूनिवर्सिटी। UK में एज अ स्टूडेंट आए, और इनकी जर्नी कैसी जा रही है, कैसी गुजरी और कैसी गुजरेगी, आगे क्या फ्यूचर प्लान्स हैं, क्या इन्होंने आगे सोचा हुआ है, उन सब के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। एंड लेट्स स्टार्ट। अली, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है उमर। नजम, आप कैसे हैं? कैसे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अली, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि मुझे आप ये बताएं कि हाउ इज एवरीथिंग, हाउ इज यूके? हाँ, यूके हैज़ बीन चैलेंजिंग फॉर मी टू बी ऑनेस्ट। मैं क्योंकि आपको पता है कि फैमिली में आप मुझे काफ़ी अच्छे से जानते हैं कि मैं काफ़ी, इसे कहते हैं ना, फैमिली ओरिएंटेड टाइप का बंदा हूँ, ठीक है ना, फैमिली का अकेला ही लड़का हूँ, ठीक है ना, सही है। कभी इस तरीके से बाहर नहीं किया, लेकिन ख्वाब हमेशा से था कि बाहर जाएंगे कभी, ठीक है ना, दोस्त वगैरह गए हुए थे पहले से, उनको देखते थे, ठीक है ना, तो मेरे अलावा और जितने भी जो अभी पाकिस्तान में लड़के बैठे हैं उनको मैं यही बोलूँगा कि जितना दूर से देख के लगता है, ठीक है ना, दूर के ढोल सुहाने होते हैं। हाँ, दूर के ढोल सुहाने हैं, लेकिन ये है कि हाँ, आपको लाइफ का एक मतलब लाइफ को डिफरेंट एस्पेक्ट से देखने का आपको एक मौका ज़रूर मिलता है, और आपको एक्सपीरियंस ज़रूर करना चाहिए। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो डिमोटिवेट करूँगा, नहीं नहीं भाई यहाँ नहीं आना, वहीं बैठे रहो, वो फिर गलत हो जाएगा। मैं चाहूँगा कि एक्सपोजर ज़रूर लें, बाहर आएं। मुझे ये बताओ अली कि हम्म। हाउ इट स्टार्ट्स, कहाँ पे एक सोच गई कि यार मैं जो हूँ ना यार बाहर का करता हूँ, कुछ कुछ सीन ये करना है सोच बाहर। मैं आपको सच बताऊं तो हमेशा से थी। मैंने 2012 में जब बैचलर्स में एडमिशन लिया था सरसेज यूनिवर्सिटी कराची के अंदर, तो उस वक्त से दिमाग में ये था कि जिस दिन बैचलर ख़त्म होगा उस दिन पाकिस्तान से बाहर जाना है और मास्टर्स करना है, और फिर वही जो ख्वाब होते हैं कि बाहर रहना है और लैम्बोर्गिनी खरीदनी है और सारी चीज़ें, वो सारे ख्वाब बचपन से सबके ही होते हैं, तो हमारे भी थे। तो 2015 में जब मैं पास आउट हुआ था तो उस वक्त तक हमारी मतलब मुझे लगा था कि इस तरह की सिचुएशन नहीं थी फाइनेंशियली कि मैं उस वक्त बाहर जा सकता होता। सही। तो उस वक्त मुझे इमीडिएटली जॉब करनी थी, तो मैंने 15 दिसंबर में पास आउट हुआ, तो 16 में मैंने जॉब करी थी। फिर सोचते ही रह गए कि अभी करना है, अभी करना है, अभी करना है, लेकिन ये कि फिर आहिस्ता-आहिस्ता स्टेबिलिटी आते-आते थोड़ा टाइम लग गया, फिर कोविड आ गया। जब हमें लगा कि अब हम जा सकते हैं, तो फिर कोविड आ गया। ठीक है। 2-3 साल वहाँ निकल गए। उसके बाद ये है कि उस वक़्त तक हम अपने प्रोफ़ेशनल सर्किट में इतने इन्वॉल्व हो गए थे कि मुझे ये था कि अब एटलीस्ट एक ऐसे पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुँच ज़रूर जाऊँ कि जहाँ से मेरे मास्टर्स का कोई फ़ायदा हो। ठीक है ना? मैं यूनिवर्सिटी से पहले ये सोचता था कि बैचलर करना है और फिर मास्टर पे जाना है। ठीक है। लेकिन फ़ौरन मास्टर्स पे जाना है। लेकिन ये है कि उस वक़्त मेरी यूनिवर्सिटी का एक प्रोफ़ेसर थे, उनकी एक बात मुझे बड़ी याद रह गई, और वो मेरे ख़्याल में बहुत प्रैक्टिकल एडवाइस है उनकी। उन्होंने मुझे उस वक़्त ये बोला था कि आप जो लोग बैचलर करके फ़ौरन मास्टर्स में एडमिशन ले लेते हैं ना, ये कोई स्मार्ट चॉइस नहीं है मेरी नज़र में। बैचलर करके आपको पहले कुछ अरसे के लिए मार्केट ज़रूर देखनी चाहिए। क्यों? जॉब मार्केट। जॉब मार्केट देखनी चाहिए और आपको प्रैक्टिकली काम करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप बैचलर करते हैं, साथ में फ़ौरन ही मास्टर्स कर लेते हैं। अब आपका दिमाग बन गया कि यार मैं तो पोस्ट ग्रेजुएट्स कर चुका हूँ, ठीक है ना? पोस्ट ग्रेजुएशन मेरी कंप्लीट है। अब मैं ऊपर के लेवल पे जॉब ढूँढूँ, फ़ौरन मैनेजरियल लेवल पे, इस पे कोई भी नहीं देगा ज़ीरो एक्सपीरियंस के साथ। सही। तो एटलीस्ट आप अपने बैचलर के साथ थोड़ा प्रोफ़ेशनल एक्सपीरियंस अटैच करें, ठीक है ना? आपको बिगिनर लेवल का काम पता चल जाए।
अब आप मास्टर्स करें, अब आपको मास्टर्स का एक्चुअली पता भी चलेगा कि यार अब आप क्योंकि मैनेजरल पोजीशन के बारे में, जब मैनेजरल थिंग्स के बारे में पढ़ेंगे ना मास्टर्स में जाके, तो अब आपको वो रेलिवेंट लगेंगी सारी चीज़ें, क्योंकि आप बेसिक ग्रास रूट लेवल पे सारी चीज़ें देख चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है सही। ना? जब आप बिगिनर लेवल पे जॉब स्टार्ट करते हैं, तो आपने देख लिया ग्रास रूट लेवल पे क्या हो रहा है, और आपको नज़र आ रहा है कि मैनेजर, क्योंकि अब आपको पता है ना दूसरे की खामी देखना सबसे आसानी होती है, सबसे हुँ, आसान काम है दूसरे की खामी निकालना। हुँ, तो नीचे बैठा हुआ बंदा बोलता है यार मैं अगर उसकी जगह होता ना मैं ये करता, हुँ, ठीक है ना? तो जब आप जाके पोज़ीशन ही ऊपर में बैठेंगे तो आपको नीचे वालों का दिमाग ही पता नहीं चलेगा कभी। ठीक है ना? तो सही है। आप जब आप बैचलर करके बिगिनर लेवल पे जॉब करते हैं तो आपको पता चलता है कि यार अब आप उस वक़्त अपना माइंड बनाना शुरू कर देते हैं कि जब मैं मैनेजरियल पोज़ीशन पे जाऊँगा, तो मैं ये डिसीज़न लूँगा। वो क्यों नहीं ले रहा, मैं लूँगा जब मैं आऊँगा। तो फिर जब आप अब मास्टर करेंगे और आप जब आप मास्टर पोज़ीशन उस पोज़ीशन में बैठेंगे बड़ी मैनेजरियल पोज़ीशन पे, हुँ, तो फिर आप वो डिसीज़न लेने के काबिल होंगे और तब आपको रियलिटीज़ पता चलेंगी कि क्यों नहीं हो रही थी वो चीज़ें जो उस वक़्त मुझे लगता था कि होनी चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें जो आप वक़्त के साथ-साथ सीखते हो, तो आप डायरेक्ट मास्टर्स कर लोगे तो मेरी नज़र में वो एक पर्सनली मैं उस बात से एग्री करा अपने प्रोफ़ेसर की कि ये कोई इतना प्रैक्टिकल अ, एडवाइस नहीं है। ये क प्रैक्टिकली ये चीज़ तो यू थिंक दैट कि पहले बैचलर्स होना चाहिए? पहले बैचलर्स के बाद यू गोना हैव टू जॉइन योर जॉब मार्केट फर्स्ट, डू समथिंग प्रैक्टिकल इन द मार्केट, देन गो फॉर द पोस्ट ग्रेजुएशन। लेकिन मैं अली ऐसे लोगों को जानता हूँ जो कि मेरे हुँ, बड़े अच्छे दोस्त हैं, करीबी दोस्त हैं। हुँ, एंड व्हाट दे डिड इज़ कि वो जैसे ही आफ्टर ए लेवल्स, ओ लेवल्स किया और ओ लेवल्स करने के फ़ौरन बाद वो चले गए बाहर ऑस्ट्रेलिया वगैरह में ठीक। बैचलर्स करने के लिए। एंड जो कि हमारी पूरी दुनिया की एक तो इकोनॉमी का जो अभी रेशो चल रहा है, जो हुँ, हालात चल रहे हैं, उसको मद्देनज़र रखते हुए आप ये देखें कि जो 10 साल पहले निकल गया था ना, दे आर वेल सेटल्ड नाउ। ठीक है। और जो अब आ रही है जनरेशन, हुँ, ठीक है, जो अब सेटल डाउन होने के लिए तैयार हुए हैं या फिर निकल रहे हैं, मास्टर्स के लिए आ रहे हैं, बहुत टाइम उन्होंने अपनी कंट्री में स्पेंड कर दिया। हुँ, स्पेंड करने के बाद उनको कुछ नहीं मिला, एंड देन नाउ दे टर्न टुवर्ड्स द इंटरनेशनल हुँ, फॉरेन कंट्रीज। और फॉरेन कंट्रीज में आने के बाद भी नाउ दे आर फेसिंग मेनी डिफिकल्टीज, दैट द वे यू सेड हुँ, कि आपको भी बहुत सारी डिफिकल्टीज का सामना हुँ, करना पड़ रहा है। यूके इज नॉट अ हुँ, नथिंग, इट्स नॉट अ पीस पीस ऑफ ऑफ केक, पीस ऑफ केक, हुँ, ठीक है। तो अब जो वो लोग आ गए हैं यहाँ पे, वो भी ऑलरेडी फेस कर रहे हैं, जो जिन्होंने टाइम स्पेंड कर दिया, 2 साल 3 साल लगाए पाकिस्तान में या कहीं किसी भी दुनिया के किसी हिस्से में, अपनी कंट्री में, होम कंट्री में, और उसके बाद वो बाहर आ रहे हैं और फिर कुछ नहीं मिल रहा। हुँ, तो इससे बेहतर वो लोग नहीं थे जो 10 साल पहले ए लेवल्स या ओ लेवल्स करके निकले हैं बाहर। नाउ दे आर वेल सेटल्ड ना, माशाल्लाह से। एंड सेकंड चीज़ ये कि सेटल होने के बाद दे हैव अ वीज़ा एज़ वेल, हुँ। दे हैव अ पासपोर्ट। तो वो जो 22 साल की उम्र में निकलना है और जो 28 साल की उम्र में निकलना है, उसमें बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सिनेरियो में देखो नजम, सिनेरियो में बिल्कुल डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि आप अंडरलाइन कर गए, वो है कि प्री कोविड और पोस्ट कोविड जो दुनिया है ना, इसमें बहुत डिफरेंस है। जैसे जो लोग प्री कोविड आ गए, ठीक हुँ, है ना, वो उस वक्त वो सिचुएशन थी कि जब गोरों ने या फिर जो आप बोलेंगे जो वेस्टर्न कंट्रीज थे, हुँ, वहाँ पे बहुत ही जिसे कहते हैं ना फर्टाइल मार्केट थी, ठीक है ना, वहाँ लोग सही। आ रहे थे, एडजस्ट हो रहे थे, हुँ, ओपनिंग्स थी, ठीक है ना, हुँ, और लोग आ रहे थे, सेटल हो रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, जॉब्स ही मिल रही थी, सारी चीज़ें। हुँ, लेकिन जब कोविड आया तो जितने भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज थे ना, उनकी इकोनॉमी उस चीज़ को सस्टेन नहीं कर सकी। उनकी इकोनॉमीज़ कोलैप्स हुई, ठीक है ना? जब वो कोविड से निकले बाहर, तो उन्होंने देखा कि उनकी, क्योंकि मैं हम पाकिस्तान में देखते हैं कितनी कंपनियाँ ऐसी थी जो कि बंद हो गई और कितनी कंपनियों ने डाउनसाइजिंग करी। कितने ठीक, बैंक्स थे, बड़े-बड़े बैंक्स थे, मैंने उनको देखा डाउनसाइजिंग करते हुए, ठीक है ना? एग्ज़ैक्टली। हाँ, बिल्कुल हुआ है। बहुत एस्टेब्लिश्ड और बहुत इमरान खान के टाइम पे जी। इमरान खान की जब गिरफ्तारी हुई है, तो उसके जी, बाद बहुत उसके सारी। बाद और उसके बाद जब पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल सिचुएशन कोविड के बाद 22 में आपने खुद देखा जब उनकी हुँ, गवर्नमेंट को गिराया गया, तो उसके बाद बहुत इकोनॉमिकल जैसे डाउनफॉल देखने को मिला। तो चलो ये तो हमने पाकिस्तान स्पेसिफिक बात कर दी ना, मैं अगर एक पूरे जैसे कहते हैं ना थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के ऊपर बात करूँ, तो कोविड के बाद जिन कंपनीज़ की इकोनॉमी सर्वाइव नहीं कर पा रही थी, वहाँ सब पे ब्रेन ड्रेन हुआ है। हुँ, वहाँ के सबके जो यंग जनरेशन थी और जो उस वक़्त की जो ग्रेजुएट जनरेशन थी, वो हुँ, सब बाहर जाना शुरू हुई। अब क्या हुआ, जो बाहर की वेस्टर्न मार्केट थी उसमें सैचुरेशन होना शुरू हो गई, ठीक है ना? अब जब वेस्टर्न मार्केट में क्योंकि पहले इतना रुझान नहीं था,
ठीक है ना, कि लोग जाते थे बाहर, लेकिन आपको सुनने में आता था बहुत सिलेक्टिव लोग हैं, जो ख्वाब सबके होते थे लेकिन सिलेक्टिव लोग जाते थे। ठीक है ना, आपको लगेगा 100 में से 15 लोग चले जाएंगे, लेकिन कोविड के बाद आप देखेंगे कि 100 में से 75 लोग आपको बाहर जाते हुए नजर आएंगे कि यार हमने बाहर जाना है, पैसे जमा कर लिए, कोई इटली जा रहा है, कोई यूरोप जा रहा है। ऐसे ऐसे कंट्रीज जिनके नाम लोग नहीं जानते थे, लोग वहां जाके पढ़ाई में एडमिशन ले रहे हैं। ठीक है ना, लोग वहाँ पे यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेके, फिनलैंड और फिनलैंड, और मतलब लोगों को पता नहीं, यूरोप के ऐसे लग्जमबर्ग ऐसे जो है। कंट्रीज, बल्गारिया वगैरह, और ठीक है ना, और एक और बेलारूस वगैरह, बेलारूस लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है ना, लोगों को नाम नहीं पता था। ठीक है ना, लोगों ने सुना था हाँ यूरोपियन कंट्री है, लैंग्वेज कौन सी बोली जाती है, जो बंदा बोल रहा होता है ना कुछ कि नहीं पता। मुझे बेलारूस जाना है, वहाँ उनको ये नहीं पता कि इनकी नेशनल लैंग्वेज क्या है। हम्म। ठीक है ना, तो लोगों ने जब बाहर जाना शुरू किया है, जब इकोनॉमीज उन पर्टिकुलर मुल्कों की कोलैप्स करनी शुरू हो गई, ठीक है ना, हम्म। अब क्या हुआ, बाहर की मार्केट में सैचुरेशन शुरू हो गई। अब वेस्टर्न जो सोसाइटी है ना, वो इस तरीके से डेवलप की ही नहीं गई, बना इनका इंफ्रास्ट्रक्चर ही इस तरीके का नहीं है कि उसमें इतनी पॉपुलेशन जो है ना वो अकोमोडेट कर सकें। ठीक है ना, बहुत ही छोटी छोटी फैमिलीज होती हैं। पूरे ऑस्ट्रेलिया के अंदर कराची से भी कम आबादी है टोटल, इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है पूरा। ठीक है ना, अराउंड कराची इतनी आबादी है पूरे ऑस्ट्रेलिया की। ठीक है सही। ना, ये इंग्लैंड में भी आप देखें इतनी कोई आबादी नहीं है। जब वहाँ पे इतना सारा बंदा लाखों की तादाद में पाकिस्तान से जा रहा है, इंडिया से आ रहा है, बांग्लादेश से आ रहा है, नाइजीरिया से आ रहा है, तो जब आपको ये सारे लोग अब जाते हुए नजर आएंगे, तो इन कंट्रीज ने अपने रूल्स को स्ट्रिक्ट कर दिया। तो अब जो लो जनरेशन आ रही है उनके लिए इसलिए भी बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पे इमिग्रेंट्स की तादाद बढ़ती जा रही है इसी वजह से। ठीक है ना, कि पोस्ट कोविड बहुत लोग मूव करे। ठीक है ना, तो जब उन लोगों ने इस तरीके से माइग्रेशन शुरू करी, अजाइलम ले रहे हैं। अभी मैं कल परसों एक लड़के से मिला था, स्टूडेंट से मिला था, वो आया है जनवरी में स्टूडेंट वीज़ा पे, और उसने अजाइलम डाल दिया। तो जब ये हरकतें करेंगे, इस तरीके से लोग आएंगे, ठीक है ना, तो जाहिर सी बात है उन्होंने सख्ती भी बढ़ानी है, उन्होंने रूल्स भी स्ट्रिक्ट करना है, हम्म। उनके लिए फिर यहाँ पे रहना और सेटल होना उतना ही मुश्किल करते चले जाएंगे। जाहिर सी बात है इन्होंने अपनी इकोनॉमी को वैसे ही डिराइव किया है ना, वैसे ही डिफाइन, वैसे ही डिज़ाइन किया है कि भाई लिमिटेड पॉपुलेशन के लिए। अब जब पॉपुलेशन बढ़ जाएगी इस तरीके से, उनको पता ही, उनको तो वहम गुमान भी नहीं ना कि लोग इस तरह झूठ बोल बोल के जो है ना वो यहाँ पे असाइलम ले लेंगे, और जो है ना वो पासपोर्ट फाड़ देंगे, अंडरग्राउंड हो जाएंगे। तो इस वजह से भी प्रॉब्लम हो रही है, मार्केट की सैचुरेशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना, इनकी इकोनॉमी इस तरीके से इन्होंने डिज़ाइन ही नहीं की थी, डेवलप ही नहीं करी कि ये, क्योंकि ये तो अपने लोगों को अकोमोडेट कर रहे थे, अब उनको अपने लोगों को अकोमोडेट करना मुश्किल हो रहा सही है। अच्छा, मुझे ही बताएं कि कमिंग कमिंग बैक टू योर जर्नी, है। जब आप यूके आए तो व्हाट्स योर फीलिंग एट दैट मोमेंट के, मतलब क्या था माइंड में कि यार क्या होगा यहाँ पे, क्या सिचुएशन होगी, आगे मैं क्या करूँगा विद इन 1 साल के पीरियड में, जब मेरा मास्टर्स होगा हम्म। तो उस मास्टर्स वाले टाइम पे मैं क्या करूँगा, क्या जॉब करूँगा, या फिर व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ एज कम्पेयर टू व्हाट यू हाँ यार थॉट। देखिए, सबसे पहले तो कमिंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, एक दिमाग में एक बात तो पहले से दोस्तों ने भी बता दी थी, और सब चीज़ के भाई जब घर से निकलो सामान पैक करके, तो सेल्फ रिस्पेक्ट को ना उसी अलमारी में बंद करके आ निकलो। जाना। ठीक है ना, वो साथ नहीं लाना अपने यहाँ पे, सही। क्योंकि यहाँ पे एज ए स्टूडेंट आपको हर उस तरीके का काम करना पड़ जाएगा जो आपने कभी पाकिस्तान में सोचा भी नहीं था। सही है। मैं अपने बारे में बात करूं तो मैं पाकिस्तान में एक मल्टीनेशनल बैंक के अंदर था। ठीक है ना, और मैं एएमएल देखता था, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के डिपार्टमेंट में था, ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग करता था। मेरी बहुत ही अच्छी जॉब थी, ऐसी थी कि जिसमें कॉर्पोरेट जो जाइंट्स हैं पाकिस्तान के, आरबी जैसे, फिलिप मॉरिस जैसे, उनके जो सीएफओज होते थे ना, उनकी डायरेक्ट ईमेल्स मेरे पास आती थी कि उनकी कोई रेमिटेंस फंसी हुई है, या फिर कोई ट्रांजैक्शन फंसी हुई है, कोई टीडीआर है उसको इनकैश करना है। ये सारी चीज़ें मेरे पास आती थी, तो मैं एक उस तरह की लग्जरियस लाइफ जी के वहाँ से आ चुका था। लेकिन जब मेरे दिमाग में, जब मैं यहाँ पहुँचा, एक चीज़ अच्छी थी कि, और अब तो आपने भी मुझे पहले से डिफाइन बुक हम्म। कर दिया था कि भाई यहाँ पे हम्म। ये करना पड़ेगा, तो भूल जाना कराची में क्या करके आए हो। हम्म। अब क्योंकि आना ज़रूरी था, पैसे लग गए थे। हम्म। ठीक है ना, तो पढ़ाई के दिमाग से आए थे, और जब यहाँ पे आए तो बिल्कुल वही हुआ जो सोच कर आए थे, कि हर उस तरह की जॉब करनी पड़ी है। ठीक है ना, कि नाइट शिफ्टें भी लगाई हैं, और घरों के अंदर इंसुलेशन, होम इंसुलेशन में भी काम किया है। सही ठीक है। है ना, पेपर भी डाले हैं घरों के अंदर, खाना भी डिलीवर किया है लोगों को। ठीक है, तो हर उस तरीके का काम करके देख लिया कि जो पाकिस्तान में लेकिन एक चीज़ है कि यहाँ पे जो हमें पहले से पता था कि सुनते आए थे लोगों से कि काम किस तरह के भी यहाँ पे आप करोगे, किसी भी तरीके का, यहाँ पे काम की रिस्पेक्ट है, नंबर ऑफ आवर्स की रिस्पेक्ट है। हम्म। ठीक है ना, कितने घंटे आप काम कर रहे हो, उसके आपको पैसे मिलेंगे। उसके आपको पैसे मिलेंगे। डजेंट मैटर कि आप किस तरह का काम करते हो या फिर क्या करते हो। तो ये एक अच्छी चीज़ बनी, अच्छी चीज़ मतलब कि मेंटली इस चीज़ के लिए रेडी थे, लेकिन ये है कि आके एक्सपीरियंस भी कर लिया।
ठीक है ना। लेकिन ये है कि सख्त है काम यहाँ पे, जो वेदर है, क्योंकि हम कराची से आ रहे हैं, ठीक है ना, तो सिमिलर वेदर नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है ना। मैं यहाँ पे सितंबर में आया था, और सितंबर में जो सर्दी यहाँ पे थी वो मेरे ख्याल में, या अक्टूबर में कह लें, जो सर्दी यहाँ बर्मिंघम के हम्म। अंदर होती है, हम्म। वो हम्म। कराची की पीक सर्दी है। ठीक सही है है। ना। यहाँ पे मैंने 5-6 चल रहा है, कराची में जो पीक हाँ, सर्दी की रात डेफिनेटली वो होती है तो। ना, उस दिन पता चलता है कि कल रात में 5 डिग्री हो गया था, 6 डिग्री हुआ था, हम्म। तो इसलिए ठंड थी। यहाँ पे वो अक्टूबर में चल रही होती है, हंसी मजाक में। ठीक है। तो वेदर की थोड़ा सा चैलेंज है, वेदर के लिए वेदर एक चैलेंज था मेरे लिए। सही है। ठीक है ना। कराची वालों के लिए होता है नॉर्मली, इतना ठंडा वेदर उनको बर्दाश्त नहीं होता, तो बीमार भी पड़े आके। हम्म। ठीक है ना। और एज अ स्टूडेंट मैं एक बहुत ही, इसे कहते हैं ना, पैम्पर्ड चाइल्ड था, क्योंकि अकेला था बेटा, तो बीमार पड़ा, कोई पूछने वाला नहीं था। ठीक है ना। तो वो भी टाइम देखा, और बहुत मुश्किल काम इस तरीके से अच्छा, कि जब बीमार हुए, जब तबीयत खराब हुई, तो फिर एट दैट मोमेंट क्या क्या सोचा था मैं कि मतलब आपको क्या बताता होगा हूँ, मेरे साथ? मेरी जो बीमारी का एक्सपीरियंस है ना, वो बहुत ही, इसे कहते हैं, अजीब है। मैं जब बीमार हुआ तो सबसे पहले तो मेरे गले में खराश हुई, तो मुझे लगा कि हाँ मुझे बुखार होने वाला है। मैं बैठा, तो अब मैं इस चीज़ के लिए ट्रेन था बचपन से, या इसी चीज़ के ऊपर ट्यून था बचपन से, कि यार मैं अभी लेटूंगा तो थोड़ी देर में कोई मुझे दवाई दे देगा, कोई खाने का पूछ लेगा तो मैं थोड़ा खा लूंगा, नहीं खाया जाएगा तो सूप बना के दे देगा, कोई कोई हम्म। अंडा उबाल देगा। हम्म। मुझे याद है कि मैं जिस दिन बीमार पड़ा हूँ यहाँ पे बर्मिंघम में लास्ट ईयर नवंबर के अंदर, तो मैं 2 दिन तक अपने बेड पे सोता रहा हूँ, मुझे किसी ने पूछा ही नहीं। मुझे पता ही नहीं चला कि मैं 2 दिन तक सिर्फ उठाऊं, और मुझे ये भी नहीं पता कि मैं 2 दिन से लेटा हूँ, 2 दिन से सो रहा हूँ। मैं उठा, मैंने पैनाडोल खाई, 2 पैनाडोल खाई, और मैं सो गया। और जब मैं उठाऊं तो मुझे नहीं पता क्या टाइम था, मैं उठा, मैं इतनी नींद में हो रहा था कि मैं दोबारा सो गया। दोबारा उठा तो मुझे कमजोरी हो रही थी, क्योंकि मैंने कुछ खाया नहीं था। लेकिन अब मैं उस कमजोरी से सो गया, अब वो बेहोशी में था या सो रहा था मुझे नहीं पता। लेकिन मैं उठा हूं और मैं इतना उसमें था कि मैं दोबारा सो रहा हूं। मैं मुझे जो मैंने जब देखा है लास्ट मैसेज अपना, ठीक है ना, मोबाइल पे, तो बीच में कॉल भी आई है, मैंने उठाई है कॉल घर से, मैंने अम्मी को बताया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे थोड़ा बुखार सा फील हो रहा है, तो मैं उठ के को बात करता हूँ। तो अम्मी ने बोला ठीक है, हाँ तुम रेस्ट करो, अगर तुम्हें बुखार हो रहा है तो मैंने बोला ठीक है। मैंने ये कह के फ़ोन रखा है, अब मुझे पता ही नहीं चला मैं कितनी देर सोया हूँ। मैं तकरीबन 2 दिन तक बेड पे पड़ा रहा हूँ बगैर खाए पिए। जब मैं उठा हूँ, थोड़ी सी हिम्मत हुई है, पैनाडोल खाई है, तो मैंने उठ के अपना लास्ट मैसेज देखा है, तो मैंने 1.5 दिन पहले अम्मा से लास्ट बात करी है। मैंने तो अपना रूममेट था, मैं उसको बोला, मैंने बोला, सरमद नाम था, मैंने कहा सरमद भाई यार नीचे थोड़ा चाय बना दोगे यार, नीचे मेरे कैबिनेट में ना अंडे रखे हुए हैं और चाय रखी हुई, मुझे थोड़ा सा चाय बना के ना, ये चाय और ब्रेड देते। मैंने इस तरह की कोई बात करी उनसे। तो उन्होंने बोला क्या हुआ अली भाई? मैंने बोला यार मुझे बुखार हो रहा है पिछले 2 दिन से, और मुझे लग रहा है कि मैंने कुछ नहीं खाया 2 दिन से। तो उसने फिर मुझे बोला कि अली भाई यार बताओ तो सही यार, हम आपके पेरेंट्स नहीं है यहाँ पे, लेकिन हम तो हैं भाई वगैरह, तो हम्म। इस तरीके से, अब जाहिर सी बात है बंदा इतना कंफर्टेबल नहीं होता, शुरू शुरू में नया नया आया हुआ था। तो ये मेरे लिए एक एक्सपीरियंस था कि यार अगर आपको खुदा ना खास्ता या बीमारी हो गई, तो ये भी सब लोग माइंड में रखें कि अगर कोई बहुत ही क्लोज जानने वाला नहीं है, तो लोगों को नहीं पड़ी आपकी यहाँ पे, लोग अपनी अपनी लाइफ कर रही ऑब्वियसली है। आप एक अगर फॉरेन जगह पे हैं, तो फिर यू हैव टू थिंक कि आप ऑल अलोन, एंड दैट यू हैव टू बेयर ईच एंड एवरीथिंग हेलो। अलोन। यस डेफिनेटली। दैट्स व्हाट आई डिड, लाइक यू नो आई वाज स्लीपिंग फॉर ऑलमोस्ट 2 डेज, और उसके बाद फिर जब मुझे उन्होंने कुछ दिया तो मेरी आंखों में कुछ रोशनी आई कि यार मैं फिर ऐसा ऐसा करके, हम्म। तो ये मेरी पहली बीमारी, अल्लाह का शुक्र है एक ही दफ़ा बीमार पड़ा, लेकिन वो ऐसा पड़ा कि उसने दिमाग में खौफ बिठा दिया कि यार अगर आप बीमार हुए तो ये यू गोटा डील विद इट अलोन। ठीक है ना, कोई नहीं है। ठीक है ना, ये थोड़ा डिफरेंट ये। अच्छा मैं आपको बताऊं, बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी हमें जो सुन रहे होंगे उनको लगेगा यार हाँ बाहर गया ये तो होगा ना यार, ये तो कुछ उनको बहुत आसान लग रहा होगा ये सुन के। मैं आपको सच बता रहा हूँ कि मैं भी ऐसा ही सोचता था कि यार जाहिर सी बात है, ये कौन सी नई बात है यार, बाहर गया तो अकेले ही होंगे, रूम में कोई नहीं है तो ऐसा ही होगा। हम्म। हमें भी हम्म। पता है रेस्टोरेंट में जॉब करनी है, हम पाकिस्तान बैठे हैं, हमें पता है जॉब, तो ऐसा कौन सा बड़ा चीज, लेकिन जब तक आप करते नहीं हो ना, आपको उस चीज़ की फीलिंग नहीं आती कि ये क्या जॉब है। ठीक है ना। सही है। ऐसे ऐसे भी हुए हैं कि 25-25 दिन काम किया है, और कुछ हमारे जो पाकिस्तानी ही लोग हैं ज़्यादातर, जो यहाँ पे भी नाम रोशन कर रहे हैं मुल्क का, तो वो 25-25 दिन काम करा के पैसे नहीं देते, बोल देते हैं अच्छा नहीं लगा। ट्रेनिंग के नाम पे कह ट्रेनिंग करेंगे तुम्हें, फिर टेस्ट करेंगे, और फिर पता चलेगा कि हम देखेंगे तुम्हें रखना है कि नहीं रखना। 15-15 20-20 दिन काम कराया, यार समझ में नहीं आया, वो 15 दिन अपना काम निकाल लिया और पैसे भी नहीं दिए। ये भी होता है। यहाँ पे तो एम्प्लॉय, और ख़ास तौर पे देसी जो यहाँ पे आपके एम्प्लॉयज़ हैं, हम्म। उनका मोटिव भी यही होता है कि वो किसी तरीके से कैश पे अपने पास बच्चों को रख के
और एक्सप्लॉइट करे उन्हें 5 या 6 पाउंड्स में अपने पास पर आवर पे रख के, और उनको जितनी मर्जी आप उनसे उस वेलोसिटी का काम करवाते हैं वो, कि उसकी जो एक एक बच्चे की जो कैपेसिटी होती है ना, जो वो सोच के आता है कि यार आखिरी हुदूद मेरी ये थी, और वो हुदूद पार हो जाती है, हो जाती है। ठीक है, उसके बाद वो या तो आंखों में आंसू लेके वहां से जाता है या उसको बद्दुआ देता हुआ जाता है, ठीक है, और उसके बाद जब पैसे भी नहीं मिलते तो फिर वो सोचता है कि यार मैं कहाँ आ गया हूँ। कहाँ गए? ये जो एक फैक्टर है ना, ये एक फैक्टर मुझे इतना बुरा लगता है, क्योंकि ये मेरे साथ भी हो चुका है। ये एक फैक्टर इतना बुरा लगता है कि मैं समझता हूँ कि उन लोगों तक आवाज़ जानी चाहिए ये, कि जो ये सोचते हैं कि यार स्टूडेंट हैं, ये इनसे जितना मतलब फ़ायदा आप ले सकते हो ना, लो। और उसके बाद क्या होता है कि आप फ़ायदा तो ले लेते हो, लेकिन फिर ये नहीं सोचते कि आपके भी आने वाले बच्चे हैं, आप भी किसी से काम करवाओ, आप भी, आपसे भी कुछ, आपका भी बुरा वक़्त आ सकता है, और आपके साथ भी कुछ ऐसा हो सकता है कि कल को आप भी किसी से कोई भी इमदाद लेने जाओ या कोई मदद लेने जाओ किसी भी सूरत में, तो ऊपर वाली ज़ात देख रही होती है आपको, और उनको एहसास ही नहीं होता इस चीज़ का कि यार वो कर क्या रहे हैं। यार बहुत ठीक है। कॉमन, मैंने यहाँ पे बहुत कॉमन देखा है स्टूडेंट्स को एक्सप्लॉइट करना, उनके वर्किंग राइट्स को एक्सप्लॉइट करना। जाहिर सी बात है, स्टूडेंट, अब आप देखें ना, ज़्यादातर स्टूडेंट्स पाकिस्तान से आने वाले ऐसे होते हैं हम्म। कि जो 60% फीस दे के आते हैं, हम्म। ठीक है ना। अब उनको लिमिटेड टाइम मिला हुआ था यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से कि 3 या 4 महीने में आपने रिमेनिंग अमाउंट देना है, ठीक है ना। और टू बी ऑनेस्ट, जिस जो वो काम करते हैं यहाँ पे, क्या ठीक आप है ना। रेकमेंड करोगे कि मतलब स्टूडेंट्स को इस तरीके से आना चाहिए कि 3,000 4,000 फीसेस दे के फिर उसके बाद जो रिमेनिंग फीस है वो यहाँ आके करें? बहुत सारे लोग हैं जो कर लेते हैं मेरे ख्याल से, जी। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो जिनसे नहीं हो पाती। यार मैं कहता हूँ कि अगर आपके पास पाकिस्तान में एक बैकअप प्लान है, मिसाल के तौर पे कि आपके पास पाकिस्तान में इतने पैसे हैं कि यार लेट्स से कि आपने 50% पे किया, रिमेनिंग रहेगा 50%। उस 50 का भी जो मजीद 50% है, लेट्स से 25% ऑफ द टोटल अमाउंट, वो अगर आपका पाकिस्तान में है और एट द रेनी डे आप उसको ग्रैब कर सकते हो। मिसाल के तौर पे आपने फ़ोन किया घर पे कि यार मुझे इतने पैसों की ज़रूरत है, वो मुझे फ़ीस भरनी है, वो चाहिए, और वो आ सकते हैं ईज़िली, ठीक है ना। भले वो लिक्विड कैश में ना हो, लेकिन आपके पास कोई ऐसा एसेट होगा जिससे वो तो फिर आपको आना ज़रूर चाहिए। मेरी नज़र में आपको मार्केट एक्सप्लोर ज़रूर करनी चाहिए, ठीक है ना। आएँ ज़रूर, ठीक है ना, लेकिन आप 100% इस चीज़ पे रिलाय करके आना कि यार मैं पूरी वहीं से निकालूँगा और सारी कश्तियाँ जला के, वहाँ पे थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है मेरी नज़र में, ठीक है ना। लेकिन मैंने यहाँ पे ऐसे लोग भी देखे हैं, बल्कि ऐसे नहीं, मैंने देखा 100% बंदा ही है। मैंने आज तक यही सुना भी है और अभी तक अपने एक्सपीरियंस में भी देखा है, मैंने आज तक किसी भी बंदे को फीस की वजह से वापस जाते हुए नहीं देखा कि आया हो, 50% फीस देनी हो और फीस ना हो सकी हो और यूनिवर्सिटी ने एनरोलमेंट कैंसिल कर दी हो। मैंने ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं देखा अभी तक। सब ने कर ली है, सब दे देते हैं, कैसे करते हैं, क्या करते हैं आगे। इंस्टॉलमेंट्स पे वो इंस्टॉलमेंट, ईमेल्स करते यूनिवर्सिटी रहते हैं, इंस्टॉलमेंट फर्स्ट कर देती है। वार्निंग, सेकंड वार्निंग, थर्ड वार्निंग होती है। हाँ, ये ज़रूर है। देखिए, मैंने एक चीज़ खुद भी अपनाई थी, एक स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी नहीं बोलूँगा उसको, ये दिस इज़ द वे टू गो आई थिंक। आपने करना क्या है कि जब आप आएँगे तो यूनिवर्सिटी आपको देगी, एटलीस्ट जो मेरी यूनिवर्सिटी थी, और वही यूनिवर्सिटी है जो कि मेरे ख़्याल में सबसे चीपेस्ट है इस वक़्त, ठीक है ना। सब ज़्यादातर स्टूडेंट्स उसको प्रेफ़र करते हैं क्योंकि उसकी फ़ीस सबसे कम है। 11,500 पाउंड उसकी फ़ीस है कोर्स की, ठीक है ना। तो वो कौन यूनिवर्सिटी सी यूनिवर्सिटी है? अल्स्टर अल्स्टर यूनिवर्सिटी। अच्छा। अल्स्टर का जो बर्मिंघम कैंपस है, हम्म। मैं उसमें आया हूँ। और वो क्या करती है कि वो आपको 60% फ़ीस ले लेती है, 6,000 ले लेती है, आपको 5,000 रिमेनिंग होते हैं। वो 5,000 आपने यहाँ आके देने होते हैं। वो आपको टाइम देगी 3 या 4 महीने का कि इसमें आपने ये 5,000 रुपए देने। अब बच्चा क्या करता है, वो जमा करना शुरू करता है पैसे, पहले महीने, दूसरे महीने, तीसरे महीने, चौथे महीने आके देखता है कि मेरे पास तो पैसे इतने जमा हुए हैं। वो यूनिवर्सिटी से बात करता है कि यार मुझे और टाइम दे दो। यूनिवर्सिटी बोलेगी भाई मैं आप पे कैसे ट्रस्ट करूँ? आप पिछले 3-4 महीने में आपने 1 रुपया जमा नहीं किया, अब आप मुझे कह रहे हो और टाइम दे दो। आपके पास ये भी है कि नहीं, मुझे क्या पता, हम्म। ठीक है ना। इसका सिंपल सा हल है, आप 50 पाउंड कमाओ या 500 पाउंड कमाओ या 1000 पाउंड कमाओ, सही। आप यूनिवर्सिटी को देते जाओ। हर वीक थोड़े डाल दो उनके अकाउंट में, आपको अकाउंट नंबर मिलेगा, आप हम्म। अपने कार्ड से पे कर सकते हो। पोर्टल होता है, पोर्टल पे जाके आप लिंक के थ्रू फ्लाईवायर से पे करो। जितने कमाते जाओ, पे करते जाओ। एटलीस्ट यूनिवर्सिटी को पता हो कि यार ये स्टूडेंट पे कर पे कर रहा है। पे कर सही है। तो आपकी एक प्रोफाइल बन जाएगी कि यार ये बंदा क्रेडिबल है, ये पे कर रहा है एंड ही इज विलिंग टू पे दिस अमाउंट। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो कि नहीं पे करते और एंड में जाके, अच्छा पहले ये यूनिवर्सिटी ऐसी थी कि बाद में एंड में जाके ना डील कर लेती थी कि भाई लेट्स से कि 5,000 रहते हैं तो आप चलो 3,000 दे दो, ये भी कर लेती थी एंड में। लेकिन अब ये यूनिवर्सिटी स्ट्रिक्ट हो गई है क्योंकि इनको ऊपर से स्ट्रिक्टनेस आ गई है, हम्म। यूकेवीआई की तरफ से, हम्म। गवर्नमेंट की तरफ से ना, हम्म। कि स्टूडेंट ने
स्टूडेंट्स भी तो आपको पता ही ना, पाकिस्तानी कौम है, फिर जाहिर सी बात है, तो वो एक्सप्लॉइट करना शुरू सीधी कर, तो कहीं भी नहीं चलती ना। कहीं भी नहीं चलेगी। वो समझते हैं कि पाकिस्तानी है यहाँ पे जो है ना, वो यहाँ फ़ोन तो आता नहीं है किसी का, ऊपर से मिनिस्टर साहब का, सही। तो यहाँ पे एक्सप्लॉइट करना शुरू किया इन्होंने। हम्म। तो अब इन्होंने सख्ती कर दी है, ठीक है ना। तो मैं, मेरी एडवाइस ये होगी, मैंने भी यही किया, मुझे भी किसी ने समझाया था कि यार 500 हो, 50 हो, 100 हो, पे कर देना, ठीक है ना। ताकि अगर तुम विद इन दैट डेडलाइन अगर कंप्लीटली पे नहीं भी कर सके, तो तुम एक केस बना सकते हो कि मैंने देखो इतनी पे कर दी, मुझे बस महीने का टाइम और दे दें, मैं रिमेनिंग भी पे कर दूंगा। और मेरी नज़र में मैंने ये देखा है कि और अगर ये मेरे ख्याल से तकरीबन मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ने यही किया है। अब ये इन्होंने करना शुरू किया है। लेकिन अब ये करना शुरू किया है, जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन में ये चीज़ आई है कि ये सिर्फ एक ही इंस्टॉलमेंट कर रहे हैं। हम्म। ये यूनिवर्सिटी ख़ास तौर पे अल्स्टर यूनिवर्सिटी, ये एक ही इंस्टॉलमेंट कर रही है, और उस एक ही इंस्टॉलमेंट में आपको यहाँ पे आकर लैंड होते ही मेरे ख्याल से 1 मंथ बाद या 2 मंथ हम्म। बाद आपको पूरी फीस पे करनी है। तो आई थिंक स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल है। आई डोंट नो कि अभी स्टूडेंट्स के लिए नया लॉ निकाला है इन्होंने या नहीं, अच्छा, बट मैंने इसके बारे में सुना नहीं। मैंने ये ज़रूर सुना है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसा वैसे मिसाल के तौर पे, या अल्सर में भी 2 कैटेगरीज़ हैं। वैसे मिसाल के तौर पे आपकी अगर 10,000 फीस है पूरे कोर्स की, तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि इनिशियल डिपॉज़िट 25% या 30% लेती हैं, अच्छा, कुछ लेती हैं 60%। ठीक तो है। जो 25 या 30% ले रही हैं ना, वो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपसे लैंड करते ही पैसा माँग लेंगी इनरोलमेंट के टाइम पे, कि आप हमें 25% और दे दो, तो वो ऑल टुगेदर 60 ही बन जाता है। तो जो लोग पाकिस्तान से ही 60% पे करके आ रहे हैं, तो उनको लैंड करते ही पैसे नहीं माँगती यूनिवर्सिटी। ये वो यूनिवर्सिटीज़ माँगती हैं जो कि इनिशियल डिपॉज़िट कम लेती हैं, ताकि आपका वीज़ा तो लगे। कुछ लोग होते हैं ना कि जो बोलते हैं यार मैं 60% पे कर दूँ, वीज़ा नहीं लगे, तो वो फँसाना नहीं चाह रहे होते पैसे। तो उनके लिए यूनिवर्सिटीज़ क्या करती हैं, आप 20% पे कर दें, स्पॉन्सरशिप लेटर इश्यू कर देते हैं, वो जो उसको कैश बोलते हैं ये लोग, ठीक है हम्म। ना। कैश इश्यू हो जाएगा आपको 25% लेटर, 25% डिपॉज़िट के ऊपर, 25% आपने इनिशियल डिपॉज़िट दिया, कैश इश्यू हुआ, वीज़ा अप्लाई किया, वीज़ा लग गया, इन यहाँ पहुँचते ही एनरोलमेंट होती है, ठीक है ना, विदिन 10 टू 15 डेज़ एनरोलमेंट बिल्कुल से पहले। ऐसे ही। हाँ, तो वो एनरोलमेंट के टाइम से आपसे बाकी 25 या 30% माँग लेते हैं, तो ऑल टुगेदर वो भी 55-60% बन जाता है, सही है। ठीक है ना। क्लासेस स्टार्ट करने के लिए आपको मिनिमम 60% पे करना होना चाहिए, ठीक है ना। अगर आपको 60% पे है तो आप क्लासेस में बैठ सकते हो। हाँ, उसके बाद फिर वो आपको 3 या 4 महीने का टाइम देंगे कि इसके अंदर दे दो, ठीक है ना। उस 3-4 महीने में आपने अगर लेट्स से कि रिमेनिंग था आपका 4,000 पाउंड, आपने अगर उसमें से 3 भी भर दिया, तो वो रिमेनिंग 1,000 के लिए आपको महीना और दे देंगे। लेकिन अगर आपने 1 रुपया भी नहीं भरा, तो फिर आप किस मुँह से उनसे बोलोगे कि मुझे थोड़ा-सा एक्सटेंशन दे दो, आपने तो कुछ भरा ही नहीं है। वो बोलेंगे आपने 3 महीने में नहीं भरा, तो आप अगले 1 महीने में क्या होगा, तीर मार लेंगे। सही है। तो आप एटलीस्ट अपनी एक प्रोफ़ाइल तो बिल्डअप करें ना कि यार मैंने पे करा है, ठीक है ना? मैं हूँ क्रेडिबल, मैं एक जेन्युइन स्टूडेंट हूँ। जैसे वो जेन्युइन टेम्परेरी एंट्रेंस जीटीई जिसको ये बोलते हैं कि करते हैं, तो वो जीटीई क्या है बेसिकली, आपको अपनी जेन्युइननेस को प्रूव करना है वहाँ पे आने के लिए, कि यार मैं जेन्युइन हूँ भी कि नहीं हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ कि नहीं, मैं विलिंग हूँ पढ़ने के लिए, मैंने पढ़ाई करनी है, या फिर मैंने सिर्फ़ यहाँ पे आके एक इमिग्रेंट ही बनना है। ये ज़रूरी है। अली, मुझे ये बताओ कि आगे फ्यूचर के प्लान्स क्या है यहाँ पे? क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे लॉज हुँ। इम्पैक्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स को भी, इमिग्रेंट्स को भी, और ख़ास तौर पे उन लोगों को जो कि स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे हैं, हुँ। आ, वो भी, क्योंकि आईएलआर का भी एक सिलसिला जारी हुआ हुआ है अभी कि रूल्स चेंज आईएलआर कर रहे हैं, टाइम बढ़ा आईएलआर रहे जो हैं। है वो 10 साल पे जाएगा या नहीं जाएगा, या 5 साल पे रहेगा। तो what do you see after all the precautions and after all the dangerous paths, और जितनी लाइफ का जो एक पूरा ओवरऑल जर्नी के बाद, अब आने के बाद ये सोच रहे होगे कि यार अब जो है जहाँ पे हम सब खड़े हैं, हुँ। मतलब वीज़ा कैसे लें, स्टे कैसे करें, लास्ट पॉइंट यही होता है इंसान का कि भाई किसी तरीके स्टे करके वीज़ा ले। व्हाट डू यू थिंक राइट नाउ कि क्या फ़ैसला गलत था या फ़ैसला ठीक था? इतने सारे पैसे खर्च करके मैं आया और उसके बाद अब मुझे वीज़ा भी नहीं मिलेगा, हुँ। या आगे जाकर 10 साल का रूट हो जाएगा। तो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट प्लान्स यू हैव इन योर माइंड? या टू बी ऑनेस्ट, आई हैव नॉट लॉस्ट ऑल द होप एट द मोमेंट, ठीक है ना। मैंने अभी तक सारी होप्स अभी तक छोड़ी नहीं है। वो इसलिए देखो, मैं जब आया था ना, तो मुझे लोग बोलते थे कि यार क्या करोगे, क्या मतलब किस तरीके से वीज़ा। मैं उस सब भी देख रहा था, सर्फिंग कर रहा था, वीडियोस देख रहा था, व्लॉग्स देख रहा था कि भाई मुश्किलात हो रही हैं, रूल्स चेंज कर रहे हैं। मेरे पास एक प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, ठीक है ना, बैंकिंग इंडस्ट्री का। हम्म। मैं वो लेकर आया था, और जब मैं वहाँ से निकल रहा था, मैं ये सोच रहा था कि जब मैंने मास्टर्स करना है,
ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे इंग्लैंड में बहुत बड़े बड़े बैंक्स हैं, ठीक है ना, बार्कलेस बहुत बड़ा बैंक है, नेटवेस्ट बहुत बड़ा बैंक है। तो मेरे दिमाग में ये था कि मैं जाके डू एक, यू थिंक कि वो एक्सपीरियंस काउंट होता है? बिल्कुल होता है, क्योंकि मैं स्पेसिफिकली मैं अपनी अगर बात करूं, तो मैं एक मल्टीनेशनल बैंक से आ रहा था, तो मुझे नहीं पता एचबीएल का काउंट करेंगे नहीं करेंगे, और यूबीएल का करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन एटलीस्ट मेरे बैंक का ज़रूर करेंगे। आई वाज इन द वर्ल्ड फिफ्थ लार्जेस्ट बैंक, ठीक है ना। मैं बैंक ऑफ चाइना में काम कर रहा था वहाँ पे। तो बैंक ऑफ चाइना दुनिया का 5वां सबसे बड़ा बैंक है, या यूके में उसकी ब्रांचेज हैं, ठीक है ना। तो ठीक। वो एक वर्ल्ड रिनोन बैंक है, ठीक है ना। एसेट्स की अगर हिसाब से देखा जाए तो वो यहाँ अभी भी दुनिया का चौथा या 5वां बड़ा बैंक है, ठीक है ना। और चाइनीज़ बैंक है। तो यहाँ लंदन में भी उसकी ब्रांचेज़ हैं, बर्मिंघम में भी उसकी ब्रांचेज़ हैं। तो वो उसकी एक उस पे अप्लाई मार करके देखा? मार्केट मतलब प्रेजेंस है। मैंने बिल्कुल अप्लाई किया, बल्कि इनफैक्ट मैंने आज ही एक एप्लीकेशन वहाँ डाली है, ठीक है ना। सही। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी जो एक्सपीरियंस है वहाँ पे प्रोफेशनल, मेरा मेरा 6 साल का एक्सपीरियंस है बैंक ऑफ चाइना का, तो मुझे ये लगता है, आई एम प्रीटी होपफुल कि यार, ठीक है ना, दैट एक्सपीरियंस विल काउंट एंड दे विल टेक इनटू अकाउंट, दे विल टेक दैट एक्सपीरियंस इनटू अकाउंट एज वेल। अब मेरा सिचुएशन ये है, लेकिन स्टिल मैं आपको बोलूँ कि यहाँ की जॉब मार्केट भी पाकिस्तान से कोई ख़ास डिफरेंट नहीं है। अगर आप बाहर से खड़े होकर देखोगे, आपको लगेगा जॉब्स ही नहीं है, ठीक है यार, यहाँ पे कैसे हायर होगा, ठीक है, हो ही नहीं सकता, कोई ले ही नहीं रहा, जिससे पूछो बोले जॉब ही नहीं है, लोग आपको बाहर घूमते हुए नजर आएंगे। लेकिन अगर आपका रेफरेंस है यहाँ पे, ठीक है ना, दैट तो काउंट्स इनटू एनएचएस मेरे ख्याल से। ना ना, सिर्फ एनएचएस ठीक है, एक इट ऐसी हैपेंस जगह है जहाँ एवरीवेयर, पे इट हैपेंस आई एवरी। नो एवरीवेयर, बट मेरे ख्याल से यहाँ का जो एक पैटर्न बन चुका है, क्योंकि पेट्रियाटिज्म वाला सीन अभी हुआ है, बिल्कुल है। ठीक है, और उसके बाद जो गोरा कम्युनिटी है हम्म खास तौर पे, वो चाहते हैं कि अब उनके पास वो टाइम ही नहीं मिला उनको कि वो अपने आप को एक्सप्लोर कर सकें, बिकॉज हमारी एशियन कम्युनिटी में, या फिर आप देखेंगे डिफरेंट कम्युनिटी जो ऑल ओवर फ्रॉम द वर्ल्ड दे आर कमिंग इनटू देयर, डाइवर्स कम्युनिटी है बेसिकली, डाइवर्स नेशनैलिटीज़ हैं, और वो उनकी कंट्री में आए हैं, उन्हीं ने सारी जॉब्स को ऑक्यूपाई किया हुआ है। अब उस ऑक्यूपाई करने के बाद जाहिर सी बात है, गोरा बेरोजगार या तो बैठा हुआ है, या आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि मैं उनके फेवर में बात कर रहा हूँ, या तो क्योंकि उन्होंने खुद ही दिया है, वो हर 5 साल 10 साल बाद एक ऐसा टाइम देते हैं कि हाँ भाई, वही कंट्री में आओ, एक्सप्लोर करो, जॉब्स काम करो, और फिर उसके बाद चले जाओ, या फिर हम लॉज ऐसे चेंज कर देंगे कि आपको हम धक्के मार के बाहर निकालेंगे। निकाल देंगे। ठीक है। अभी जो करंट सिचुएशन चल रही है कि आई थिंक वही 10 साल पहले भी थी, हम्म और उस 10 साल में इनके रिसेशन आया, रिसेशन के बाद अब ये दोबारा से रिसेशन में अभी ये काम कर रहे हैं कि ये गोरे अपनी सीट लेने के चक्करों में दे आर नॉट गिविंग अ सिंगल जॉब टू एनीवन। मैंने आज ही एक रील देखी है जिसमें एक बहुत अच्छा, बहुत रीनोन डॉक्टर, ठीक है, उसने लंदन से एक वीडियो बनाई हुई थी, एंड ही वाज टेलिंग एवरीवन कि मैं एक बहुत बड़ी फुटबॉल एजेंसी में एज अ डॉक्टर काम कर रहा था, ठीक है, उनके साथ वो हुआ हुआ था, जॉइंट वेंचर उनके साथ हुआ हुआ था फुटबॉल कोई, क्लब के साथ, हाँ। तो बहुत बड़े, उसने नाम नहीं लिया, कहता है विद इन 24 आवर्स, ठीक है, मेरी वाइफ की भी जॉब, उसको कॉल आ गई कि यू आर रिडंडेंट, हम्म ठीक है, और कह रहा है मैं, मुझे ये नहीं पता कि मेरा वीजे का आगे क्या होगा, बिकॉज एट द सेम मोमेंट उसके पास दो वीजाज थे, या तो उसकी वाइफ के थ्रू हो सकता था, या फिर उसके अपने तरफ से हो सकता उससे हो था। सकता था, हाँ। इतनी बड़ी कंपनी, मैं ये उस वक्त ये सोच रहा था कि इतनी बड़ी कंपनी ने उसको निकाल दिया। निकाल दिया। व्हाट गारंटी यू हैव आने वाले फ्यूचर में कि आपके पास क्या होगा? यार देखिए, मैं आपको सच आप बताऊं। सिर्फ होप पे ही है ना डिपेंड। बिल्कुल, देखिए, होप होप के ऊपर ही बंदा चलता है ना, बंदा आगे में। लेकिन अगर आप इसका एक पैटर्न देखें कि यूके में या फिर वेस्टर्न वर्ल्ड में किस तरीके से चल रहा है चीज़ें, जैसे मैंने अभी पिछले दिनों एक और एक फनी रीली है बेसिकली, मैं देख रहा था, एक बंदे ने इंटरव्यू लिया गोरे से, तो वो बेसिकली प्रोटेस्ट कर रहा था कि, ठीक है ना, इमिग्रेंट्स को निकालो, ठीक है ना। तो उससे पूछते हैं कि व्हाई डू वांट इमिग्रेंट्स टू गो अवे, तो वो बोलता है कि दे आर टेकिंग अवे ऑल आवर जॉब्स। तो वो बोलता है, ओ आई सी, तो व्हाट इज़ योर क्वालिफिकेशन। वो भी गोरा ही था जो इंटरव्यू ले रहा था, तो वो जो गोरा जिससे सवाल पूछा ना, तो वो जब उसने बोला व्हाट इज़ योर क्वालिफिकेशन, तो वो चुप हो गया थोड़ी देर के लिए, फिर वो बोलता है, ओ दे आर टेकिंग अवे ऑल द क्वालिफिकेशन एज सच, ठीक है ना। तो मैं, आप देखें, गोरा का जो एम है ना, वो इस तरफ आता ही नहीं, टेक्निकल मार्केट की तरफ, ठीक है ना। अगर हाँ, यहाँ पे स्टूडेंट आएगा और वो बोलेगा कि मैं सारी ज़िंदगी रेस्टोरेंट्स के अंदर ही जॉब करता रहूँगा, तो हाँ, गोरा उससे
वो होगा, ठीक है ना, इरिटेट भी होगा सारी चीज़ें। लेकिन गोरा प्रोफेशनल जॉब्स की तरफ ज़्यादातर नहीं जाता। मैं आज भी एक जगह पे काम कर रहा था, मैंने देखा वहाँ पे एक कॉलेज आया, सटन कॉलेज, सटन कोलफील्ड में मैं काम जा रहा था, गुजर रहा था। तो वहाँ पे सटन कॉलेज है बहुत बड़ा, ठीक है। तो मैं टाउन सेंटर से गुजर रहा था, तो कॉलेज में स्टूडेंट्स आ रहे जा रहे थे, ठीक है ना। मैं आपको, आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, मैंने 70% वहाँ पे नॉन ब्रिटिश पीपल देखे। सारे स्टूडेंट्स या तो ब्लैक थे, या तो एशियन थे, मुस्लिम्स थे, इंडियंस थे। गोरा उसमें लेकिन मुझे, गोरा कभी भी मेरे ख्याल से एशियंस के साथ पढ़ता नहीं है। वो सटन कॉलेज है, मैं किसी लोकल कॉलेज की बात नहीं कर रहा, वो सटन कॉलेज है, वो सटन इलाका ही गोरों का है, और वो वहाँ का प्रीमियम लेकिन कॉलेज। बर्मिंघम की तो 70% कम्युनिटी अब एशियन हो चुकी है ना, अब मतलब एशियन कम्युनिटी आपके पास तो बर्मिंघम में लेकिन घुसी हुई है। तो वही बर्मिंघम के मैनचेस्टर अंदर में। प्रोटेस्ट भी तो हो रहे हैं ना, उसी बर्मिंघम के अंदर प्रोटेस्ट भी तो हो रहे हैं, जबकि गोरा उस, देखें हर चीज़ का एक, लेकिन चाहे वो बहुत सर्टेन अमाउंट में, बहुत किधर सर्टेन अमाउंट में वो प्रोटेस्ट की बात कर रहे प्रोटेस्ट। हैं। मैं तो चले, मैं भी बर्मिंघम में हूँ, तो मैं तो बर्मिंघम की बात कर हाँ। सकता हूँ ना। मैं ये कह सकता हूँ कि अगर इसमें छोटे अमाउंट पे भी हो रहा है, तो वो छोटे अमाउंट पे भी गोरा इंडस्ट्री में अपने आप को पेनिट्रेट करने के लिए क्या कर रहा है, ठीक है ना। उनको शौक ही नहीं, उनका इमेज इस चीज़ का बना हुआ है कि क्वालिफिकेशन इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, और ये फॉरेनर्स में है। मैं आपको सच बताऊं, जॉब पाने के लिए हुँ। डिग्रियां लेना, और बहुत बहुत डिग्रियां लेना, पीएचडी एमफिल लेना, ये सिर्फ इंडो पाकिस्तान साउथ एशियन रीजन के अंदर ज़्यादा होता है। मैं आपको सच बता रहा हूँ कि आप हमारे पाकिस्तान में जाके हाँ, देखोगे ना, दैट्स ट्रू। आप कैसबिट जैसी यूनिवर्सिटी, हुँ। आपको जाओ प्रेस्टन यूनिवर्सिटी, इवन हुँ। के कराची यूनिवर्सिटी के बाहर भी खड़े हो जाओ ना, तो आपको हर 5 में से एक बंदा एमफिल मिलेगा। क्या कर रहे हो? एमफिल किया है, पीएचडी कर रहा हूँ। सही। एमफिल तो हुँ। आपको ऐसे मिलेंगे, तो बोलते हैं ना, पत्थर उठाओ तो नीचे से एमफिल है, पत्थर उठाओ तो नीचे से इंजीनियर है। हुँ। हुँ। यहाँ पे ऐसा नहीं है, ठीक है ना। मैं बैंक ऑफ चाइना में जब जॉब कर रहा था, मेरा जो डिपार्टमेंट हेड था वो चाइनीज था, चाइनीज 50% रेशो था वहाँ पे, 50% चाइनीज थे, 50% हम पाकिस्तानी थे। तो मेरा जो डिपार्टमेंट हेड था, वो चाइना में ऑलमोस्ट 16 साल सर्व कर चुका था। उसके बाद उसका पाकिस्तान, उसको ओवरसीज भेजा गया पाकिस्तान में, उससे हमने उसकी क्वालिफिकेशन ऐसी, हम उसकी प्रोफाइल बना रहे थे। तो मैंने उससे पूछा आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, तो उसने बोला वो यू कैन एनीथिंग, यू कैन राइट एनीथिंग। उसकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं थी, उसने मेरे ख्याल में जैसे हमारे इंटर होता है तो उसने 12th स्टैंडर्ड किया होगा, हुँ। उसने कोई डिग्री नहीं ली हुई थी। अच्छा, बाहर मुल्कों में नॉर्मली डिग्रीज का इतना ज़्यादा जॉब लेने के लिए या फिर स्किल्ड होने के लिए डिग्री से वो उसको एसोसिएट नहीं करते, स्किल्स को डिग्री से अलग रखते हैं वो, ठीक है ना। अगर आप खासतौर पर चाइना की मैं बात करूँ अगर, तो वो स्किलफुल है, ठीक है ना, वो उसको हायर करते हैं और फिर वो उसके स्किल की बेसिस पे ऊपर जाता है। यहाँ पे तो मैंने पाकिस्तान में बहुत इंडस्ट्रीज हमने देखा होगा कि यार मैं बहुत अरसे से इस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हूँ, सैचुरेशन पॉइंट पे आ चुका हूँ, ठीक है ना। मेरी प्रमोशन रुकी हुई है, बस मेरा एमबीए निकल जाए, मेरी प्रमोशन हो जाएगी। आपने सुना होगा बहुत सही है। लोगों, हुँ। मैंने बहुत लोग, मेरे कजन्स के साथ मैंने सुना हुँ। है कि यार 5 साल हो गए एक ही पोजीशन पे, मैंने पूछा यार प्रमोशन का क्या हुआ, तो यार वो बस मेरा एमबीए के कुछ 2 पेपर रुके हुए हैं। ये पाकिस्तान में बहुत होता है। पाकिस्तान में बहुत होता है, ये 2 पेपर निकल जाएंगे मेरी प्रमोशन हो जाएगी। यार आपकी प्रमोशन से आपकी डिग्री का क्या ताल्लुक है? इसका मतलब स्किल्स की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है ना। अब भले आप कितने ही स्किल्ड हो मगर जाए, यहाँ पे स्किल्स की वैल्यू है। यहाँ पे स्किल की वैल्यू है, हुँ। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी मैंने गोरे को बैंकिंग सेक्टर पे, टेक्निकल साइड पे, टेक्निकल से जब मैं बात कर रहा हूँ तो मैं टेक्नीशियंस की बात नहीं कर रहा, इलेक्ट्रिशियन की बात नहीं कर रहा, मैं इंजीनियरिंग साइड पे बात कर रहा हूँ। मैंने कम देखा है यहाँ पे, मैंने यहाँ पे इंडियंस को देखा है, ठीक है ना। सॉफ्टवेयर साइड पे मैंने इंडियंस को देखा है, हुँ। ठीक है ना, बहुत काम कर इंडियंस रहा तो है, कहीं से कहीं पहुँचे हुए हैं। ठीक है ना। तो हुँ। इमिग्रेंट्स ही है ना सारे। हुँ। अगर हम एज अ होल एक इमिग्रेंट एज अ ग्रुप की बात करें, तो उसमें हम पाकिस्तानी इंडियंस की बात नहीं कर रहे हैं, हम एज अ इमिग्रेंट एक पूरे ग्रुप की बात कर रहे हैं। गोरा सिर्फ पाकिस्तानी से गुस्सा नहीं है, वो इंडियन से भी गुस्सा है, उसको भी इमिग्रेंट ही बोलता है, हुँ। ठीक है ना। तो गोरा पहले तो अपने आप को मार्केट में compete करने के लिए ला ही नहीं रहा। उसको मार्केट में compete करना है तो उसको वो टेक्निकलिटी या स्किल्स लेने पड़ेंगे। उसके लिए उसको यूनिवर्सिटी कॉलेज जाना पड़ेगा, गोरा नहीं जा रहा, ठीक है ना। वो ऐशा करते हैं यहाँ पे, या फिर वो कोई और जॉब्स करते हैं, डिलीवरीज कर रहे होंगे, ठीक है ना, ट्रक चला रहे होंगे, ठीक है ना। पैसा उससे भी अच्छा, यहाँ पे एक अच्छा सिस्टम ये है कि पाकिस्तान वाला इनकम डिस्पैरिटी तो है नहीं, हुँ। ठीक है ना। कि अगर रिक्शा चलाने वाला है या सुजुकी चलाने वाला है तो वो 25,000 रुपये महीना कमा रहा है, और जो उसका सेठ है ना वो 25 लाख रुपए महीना कमा रहा है। इतना इनकम डिस्पैरिटी यहाँ नहीं है। यहाँ ट्रक चलाने वाला जो है ना, वो भी जो है ना, वो आवरली वेज उतना ले रहा है कि वो महीने बल्कि की ज़्यादा ही ले रहे हैं। ज्यादा ही ले रहा 17-18 पाउंड्स, है, ले मेरे रहा ख्याल से 22 पाउंड तकरीबन 22 पाउंड्स उनका जो है वो सिर्फ मेरे ख्याल से पर आवर का है सिस्टम है। ना। तो आप एंड देखें तो वो एनुअली 40-45 हज़ार पे चला जाएगा, ठीक हुँ। है ना। तो हुँ। जो उसका जो मैनेजर है वो भी तकरीबन 40-45 हज़ार, नहीं तो 50 कमा रहा होगा, 5 हज़ार का डिफरेंस होगा, 5 और 500 का डिफरेंस नहीं होगा,
ठीक है ना। तो ये इसलिए उस तरफ जाते ही नहीं है कि यार हम पढ़ेंगे ये करेंगे, दिमाग भी नहीं लगता। वो बोलता है कि मैं ये करके भी इतने ही पैसे ले इतने ही लूंगा। कमा लूंगा, तो मैं वो क्यों पढूं। हम्म। वो फिर वो जो वैक्यूम है, क्योंकि सोसाइटी का पार्ट तो है ना वो, हम्म। इंजीनियरिंग तो किसी ने तो करनी है ना, हम्म। डॉक्टर सर्जन किसी ने तो बनना है। हम्म। ठीक है ना। अब आप यूएसए में चले जाएं, आपको इंडियन सर्जन्स मिलेंगे, हम्म। ठीक है ना, पाकिस्तानी सर्जन्स मिलेंगे बड़े बड़े सारे। ठीक है ना। तो वो वैक्यूम कोई तो पूरा करेगा ना। उस वैक्यूम को जब इमिग्रेंट्स आके और इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी ये लोग उस वैक्यूम को पूरा करते हैं, तो वो 5 साल तक तो अच्छे लगते हैं, उसके बाद खटकने लगते हैं। वो आप बोलोगे निकालो उनको, वो निकाल देते हैं, वहां पे वैक्यूम फिर क्रिएट हो गया, क्योंकि ये तो पढ़ा हुआ ही नहीं है, ना इनकी आने वाली जनरेशन पढ़ रही है पीछे से। हम्म। तो फिर क्या करते हैं, हर 5 साल बाद इनको एक दौरा पड़ता है कि इनको निकालो भाई, हमारी जॉब्स खा रहे हैं। ठीक है, वो बोलते हैं ठीक है निकाल देते हैं, निकाल दिया। अब 5 साल तक आपकी इंडस्ट्री डाउन होना शुरू है। 5 साल बाद फिर इनको होश आता है, और भाई बुलाओ उनको, हमारे हम्म। वेयर हाउसेज नहीं चल रहे, हमारी इंजीनियरिंग फर्म्स नहीं चल रही। तो मैंने वही बात की हाँ। ना कि इनका सिस्टम जो है वो कोलैप्स हो जाता है कोलैप्स हो जाता है, इंडस्ट्रीज बंद पड़ आफ्टर जाती 5-6 years, जब ये समझते हैं कि यार हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। हैं। मगर इतने बेतुके लोग हैं कि समझ में नहीं आता नहीं। कि आप 6 साल बाद या 5 साल बाद आप खुद ही शुरू हो जाते हो कि यार हमारे पास कुछ है नहीं। उसके बाद 5-6 साल पहले आप मतलब आप उसके बाद आप ये भी पढ़ते भी नहीं हो, आप अय्याशियों में भी लगे रहोगे। ठीक है। क्योंकि इनकी सबसे मतलब यूके की खास तौर पे मैं बात करूंगा, दिस इज नॉट आवर टॉपिक, बट थिंग इज कि इनका सबसे बड़ी गलती मैं समझता हूँ कि ब्रेग्जिट है, हम्म। जो इन्होंने करके उसके बाद ये पछता रहे हैं। पछता है। एंड दे आर शोइंग देमसेल्व्स कि वो एक ये बैंक्रप्सी की तरफ जाएंगे, सिंगल हैंडेडली अपनी इकोनॉमी को सपोर्ट नहीं कर पा रहे यूके, मतलब और सपोर्ट भी नहीं कर पा रहे। बट आई थिंक कि विलिंगली उनका टारगेट ये है कि दे वांटेड कि वो उसको इतना कोलैप्स कर दें, इतना बैंकरप्ट कर दें कि मामले खत्म हो जाए। मामला दोबारा उसकी तरफ जाना पड़ जाए। कमिंग बैक टू योर जर्नी, जर्नी। जो कि अब यूके आ चुके हैं, सब कुछ सही है। हो चुका, आपने अपनी जॉब भी असाइन करने की, यू आर अप्लाइंग ऑन योर जॉब्स, एंड फर्दर ऑन कि आपने ये भी बताया कि आप किस तरीके से रुकने का प्लान ढूंढ रहे हैं कि गेटिंग अ स्पॉन्सर्ड जॉब। अगर स्पॉन्सर्ड जॉब नहीं होती तो व्हाट्स योर बैकअप, आर यू गोइंग बैक और? यार देखिए, मैं बेसिकली जब इनिशियली वहां से निकला था ना, तो मैं जोश में आके ये बोलता था कि मैं कश्तियां जला के जा रहा हूँ सारी। ठीक है ना, मेरे पास आई हैव नो अदर ऑप्शंस आई थिंक अदर देन। यू नो एम्प्लॉय ऑफ एन इंटरनेशनल बैंक, मैं ये समझता हूँ कि you're already having a experience। अगर आप वापस भी जाते हो एंड इफ यू अप्लाई टू दैट बैंक, ठीक ठीक है, उसी बैंक में अगर आप दोबारा से अप्लाई करोगे, विल यू गेट अ जॉब? और मैं समझता हूँ कि शायद अभी जितना कमा रहे हो उससे ज़्यादा नहीं मिल जाएगी वहाँ पे। यार देखिए, इट डिपेंड्स। मसलन सबसे पहली बात तो ये कि अगर मैं किसी जाके मैं दोनों बैंक्स का, मैं दोनों इंडस्ट्रीज का मुवाजना कर देता हूँ, कि अगर मैं जाके किसी पाकिस्तानी बैंक में अप्लाई करूंगा, ठीक है ना, एक तो पाकिस्तानी बैंक का जो कल्चर है ना वो उससे बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है ना, और पे स्केल भी उस तरीके का नहीं होता। ठीक है ना, सही। और कोई बंदा बाहर से आए पढ़ के तो इतनी जल्दी, इतनी ज़्यादा ना वेलकमिंग नहीं होते पाकिस्तानी बैंक के लोग। ठीक है ना, क्योंकि मैंने काम किया हुआ उन लोगों के साथ। ठीक है ना, मैं पहले स्टार्ट तो मैंने पाकिस्तानी बैंक से ही किया था। तो अगर मैं पाकिस्तानी बैंक में जाऊंगा तो वो उस तरीके का पे स्केल मुझे बिल्कुल ऑफर नहीं करेंगे। ठीक है ना, जो मैं एक्सपेक्ट करूंगा यहाँ से जाने के बाद कि मेरे लाइफस्टाइल को मैं अब पाकिस्तान की जो इन्फ्लेशन का हाल है, जो भी पाकिस्तान की सिचुएशन है, उसमें अपने आप का, अपना लाइफस्टाइल को मैं सपोर्ट कर सकूं, वो कोई पाकिस्तानी बैंक मुश्किल ही है कि मुझे दे सके। कमिंग बैक टू माई प्रीवियस बैंक, मैंने अभी वहाँ पे उस बारे में सोचा नहीं है। ठीक है ना, मैंने लेकिन उस ऑप्शन को क्लोज भी नहीं किया है। ठीक है ना, वहाँ पे और भी फॉरेन बैंक्स है, ड्यूचे बैंक है जो जो जर्मन बैंक है। इनफैक्ट मैं आपको बताना भूल गया कि जब मैं यहाँ आ रहा था, ठीक है, तो मैं मूफा गया हुआ था, मेरा वीज़ा आ चुका था, मैं अपनी यू एक्चुअली गॉट एन ऑफर। yes, I got an offer from Deutsche Bank. ठीक है ना, I got a call from the HR and the lady was saying, she was like कि मतलब we are still waiting for your final interview and I'm calling from HR, we can just come to an arrangement over your salary and all। तो मैंने उनको बोला कि यार, अच्छा उस वक्त सिग्नल्स नहीं आ रहे थे, तो मैंने उनको बोला कि listen, I'm busy somewhere, I'll call you later। ठीक है ना, तो वो मैंने काट दी, क्योंकि मैं इतना अभी हवाओं में उड़ रहा था कि यार मेरा वीज़ा आया हुआ है, मैं क्या किसी की, मैं वो मुझे बात भी नहीं करनी थी। मैंने, हो सकता है मैंने थोड़ा गलत तरीके से बात की, मैंने कहा बिजी समथिंग, आई विल कॉल यू लेटर। ठीक है ना,
तो थोड़ी देर बाद जिस बंदे ने मेरा इंटरव्यू लिया था जिस डिपार्टमेंट के लिए, उस डिपार्टमेंट के हेड की कॉल आई मेरे पास, और उसने मुझे बोला कि भाई अली, स्टिल वेटिंग फॉर यू टू ज्वाइन, और ठीक है ना, हमारे पे वी हैव एन ऑफर फॉर यू, everything is ready, and when can you come to sign the offer? And I said, I've got a visa and I'm leaving for UK tomorrow morning, so I cannot join. So he wished me luck and all. तो खैर इन शॉर्ट के वहाँ पे और भी बैंक है, ठीक है ना, जो मैंने अभी मार्केट एक्सप्लोर करनी शुरू ही नहीं करी है। मैं चाह रहा हूँ मेरा जो मैं आपको बताता हूँ मेरा फर्स्ट लाइन ऑफ एक्शन क्या है, सेकंड लाइन ऑफ एक्शन क्या हो सकता है, जो मेरे दिमाग में है, ठीक है ना, ऑल्टरनेट ऑप्शन भी है मेरे दिमाग में, कि सबसे पहले तो मैं यहाँ के बैंकिंग सेक्टर को एक्सप्लोर करूँगा, ठीक है ना। उसके लिए हो सकता है मुझे कुछ रेलेवेंट सर्टिफिकेशंस भी करनी पड़े जो कि यूके ओरिएंटेड हैं, ठीक है ना, वो मैं कोशिश करूँगा कि वो निकाल लूँ। ठीक है, वो करने के बाद अगर अल्लाह ना करे मुझे यहाँ के बैंकिंग सेक्टर में नहीं होता, तो मैं यूएई मार्केट को टच करूँगा एक दफ़ा। वो एक डेवलपिंग मार्केट है इन टर्म्स ऑफ बैंक्स, ठीक है ना, क्योंकि टैक्स फ्री है, ठीक है ना, बिजनेस वहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं लोग, और जितने ज़्यादा बिजनेसेस वहाँ पे सेटअप होंगे उतने ज़्यादा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना। और मैं हूँ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का बंदा, ठीक है ना, बैंकिंग इंडस्ट्री का आदमी हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है, ठीक है ना, बाकी रिस्क तो अल्लाह ने जहाँ लिखा है वहीं जाएंगे, लेकिन ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो मार्केट ऐसी है कि जो कि मेरे लिए थोड़ी सी फर्टाइल हो सकती है, मेरे लिए वहाँ पे एक अच्छे ऑप्शंस निकल सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अभी मैं पहले यूके की मार्केट को अच्छी तरीके से एक्सप्लोर करूँगा। अभी थोड़ा-सा हाँ, मुझे लग रहा है कि यहाँ की मार्केट डिफ़िकल्ट है, सही है। और वो भी विदाउट रेफ़रेंस। तो मैंने बहुत दफ़ा देखा है कि मुझे ऐसा लगता है कि कई दफ़ा फ़ील हुआ है, मैंने 3-4 जगह पे अप्लाई भी किया है, और मुझे ऐसा लग रहा है दे आर नॉट इवन गोइंग थ्रू माय प्रोफ़ाइल, ठीक है ना। मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑटोमेटेड सिस्टम है ऑटोमेटेड इनका। सिस्टम है ऑफ़ कोर्स। एंड उनके बेसिकली इंडीड और बहुत सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो करते ये हैं कि उनके पास एक एआई जनरेटेड पूरा सिस्टम लगा हुआ है, सिस्टम है। और वो उसी से रेलेवेंट, बहुत क्लोज रेलेवेंट हुँ। जो जॉब से आपकी जो जॉब पोस्टिंग होती है, जॉब डिस्क्रिप्शंस होती हैं, उनसे जो क्लोज रेलेवेंट आपकी सीवीज जी। मैच मैं होती तो हैं वो कर रहा हूँ, कीवर्ड्स वो डाल ही रहा हूँ। निकाल के देता है। मैं कीवर्ड्स भी डाल रहा हूँ, मैं सारी चीज़ें कर रहा हूँ, लेकिन नहीं हो सकता वो। अभी तक हाँ, मुझे जितनी भी ईमेल्स आई हैं बहुत सब में कम है, वो स्टार्ट बहुत कम। होती हैं, पहली लाइन थैंक यू फॉर अप्लाइंग, दूसरी लाइन अनफॉर्च्यूनेट। अब मैं सिर्फ अनफॉर्चुनेटली होता अनफॉर्च्यूनेटली देखता हूँ, ठीक है ना, मैं वहाँ पे ईमेल है, बंद मैंने कर कहा देता हूँ। बंद कर देता हूँ कि यार कोई नहीं। हाँ, ये ज़रूर है कि मैं अब तो आपकी जीमेल भी आपको जो है ना डायरेक्ट टैग कर देती है कि दिस इज एन इम्पोर्टेंट ईमेल और ये हाँ, आपको दिस इज़ नॉट देखना एन है। इम्पोर्टेंट ईमेल, ठीक यस, है, यस। ठीक है, ये वाली इंपॉर्टेंट है, ये वाली इंपॉर्टेंट नहीं है, तो जो इंपॉर्टेंट है उस पर टैग लगा हुआ होता है, एंड इट शोज कि यार वो आपको इंटरव्यू की कॉल आ रही हाँ, है हाँ, हाँ। या फिर मैसेज आ रहा है। नहीं, वो तो मैंने वही देखा है ज़्यादातर विदाउट रेफरेंस। अच्छा, इसमें मैंने ये बात वाक़ई देखी, मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि अगर आपका उस इंडस्ट्री में या उस ऑफिस के अंदर जहाँ पे जिस कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हो वहाँ पे कोई है अच्छी उम्र में जानने वाला, जो कि आपकी सीवी को रेलेवेंट डिपार्टमेंट के पास डायरेक्ट पहुँचा सकता है, हम्म ठीक है ना। तो आपने क्या किया, आपने एलिमिनेट कर दिया बीच में वो सारा एआई वाला सिस्टम, ठीक है ना। अब आपकी सीवी फिल्टर आउट तो हो नहीं रही कि वो रास्ते में ही किक आउट हो गई, हम्म ठीक है ना। अब रेलेवेंट बंदे के पास पहुंच गई तो आपके पास 80% चांस है कि आपको इंटरव्यू कॉल आ जाए। मुझे वो बंदा नहीं मिल रहा बस, जो मेरी सीवी आगे पहुंचाए। रिक्रूटमेंट एजेंसीज जो होती हैं वो भी मेरे ख्याल से बहुत हेल्पफुल होती हैं आजकल मैंने के अभी तक किसी को दौर में। अप्रोच नहीं किया। हाँ, मुझे आज भी किसी ने बताया कि मैन पावर करके कोई कंपनी है। बहुत सारी कंपनीज हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि ख़ास तौर पे इस चीज़ पे काम कर रही हैं। हम्म। अ, मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो ख़ास तौर पे अ, इन रिक्रूटमेंट एजेंसीज पे काम कर रहे हैं और उनके साथ भी काम कर रहे हैं और जिनको जॉब्स मिली भी हैं। बट कुछ एजेंसीज हैं जो कि आपसे एक अमाउंट लेती हैं और 1700 या समथिंग लाइक दैट, और वो आपको 3 महीने 4 महीने की गारंटी देती है। कुछ ऐसी भी कंपनीज हैं, हम्म। कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो कि हर महीने आपसे 300 पाउंड लेंगी, या 300 to 400 पाउंड लेंगी, 500 भी है, और वो आपको सीवीज भी बना के देंगी, वो आपको इंटरव्यूज तक पहुंचाएंगी, वो कंपनी को आपको सीवीज भी फॉरवर्ड करेंगी, पूरा इंटरव्यू भी आपसे तैयार करवाएंगे, इंटरव्यू के लिए आपको प्रिपेयर भी करेंगे। तो दे हैव लाइक, आई डोंट नो कि उनका कोई कनेक्शन होता है या कोई अंडरग्राउंड कोई आपस में ऑफ कोर्स कुछ दे मस्ट हैव एन रेफरेंसेस। अरेंजमेंट विद देम ना, कुछ तो हाँ, अरेंजमेंट कुछ होती होगी। कमीशन बेसिस पे कुछ हम्म। चीज़ें होती हैं, आई डोंट नो कि वो कुछ है। मैं इस पे काम कर रहा हूँ अभी, हम्म। लेकिन देखें कि आगे इसके ऊपर क्या सिचुएशन होती है। सही। अ, ऑल इन ऑल मैं देख रहा हूँ कि स्टूडेंट्स के लिए जब तक डिग्री कर रहा है वो तो ठीक है। देखिए, पढ़ाई तो ज़रूरी है, ठीक है ना। ये आप कुछ हो ना हो, आपकी जो एक डिग्री है ना,
वो तो हो ही जाएगी, ठीक है ना। डिग्री तो आपने करनी है ना, ठीक है ना। अगर आपको खुदा ना खास्ता अगर जॉब या वीज़ा नहीं भी मिलता, तो एटलीस्ट यू विल टेक समथिंग पॉजिटिव आउट ऑफ इट, कि भाई आपने एटलीस्ट अपना एमएससी कंप्लीट किया, ठीक है ना। एमएससी बिल्कुल जो ना ऐसे नहीं कीजिएगा कि मतलब आपने बस आके पूरा पूरा सिर्फ काम ही किया और पढ़ाई नहीं करी। पढ़ाई भी करें, एमएससी भी निकालें, थोड़ा पढ़ के निकालें। मैंने देखा यहाँ पे लोग दूसरे तरीकों से भी निकालने की कोशिश करते हैं, तो पढ़ के निकालें तो बेहतर है, ठीक है ना। उससे मैं ज़रूर बोलूँ सीखने को ज़रूर मिले, कोई भी चीज़ फालतू नहीं है। आपने इतना पैसा फेंका है, थोड़ा पढ़ के ही जाएँ, ठीक है ना। उसके बाद जॉब मार्केट, हाँ मैं झूठ नहीं बोलूँगा, किसी को इसे कहते हैं ना फेक मोटिवेशन नहीं दूंगा या फिर बिला वजह की अभी स्मार्ट मामला बातें, थोड़े से गर्म। मामलात। और अभी तो बहुत सख्ती कर दी है, ठीक है ना। एटलीस्ट जैसे अब तो पीएसडब्ल्यू भी, जो हमारे टाइम पे जो पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा था, वो 18 मंथ्स का होने वाला अब है 18 मंथ्स का होने वाला है। अब जो भी अब। स्टूडेंट आएगा ना वो 18 मंथ वाला ही लेगा, क्योंकि अब उन्होंने 27 की जनवरी में जो भी अप्लाई करेगा या उसके वो बाद, चेंज हो रहा तो है। वो 18 महीने का मिलेगा। जॉब हम्म। मार्केट दिन ब दिन और श्रिंक होती जा रही है, ठीक है ना। यूके के अच्छा लोग यहाँ पे बैठे हैं, वो उन्होंने यूरोपियन मार्केट को भी अभी से सर्च करना शुरू कर दिया। नो डाउट हम्म। आज की डेट में यूरोपियन मार्केट में अभी भी जगह है, ठीक है ना। क्योंकि जब से यूके ने अब सख्ती बढ़ा दी है, ठीक है ना, यूके ने रूल्स को सख्त करना शुरू किया है, तो लोगों ने अपना रुख यूरोपियन मार्केट की तरफ कर लिया है। क्योंकि यूके से पहले ऑस्ट्रेलिया पहले ही दरवाजे बंद कर चुका था, ठीक है ना। यूएसए वैसे ही बहुत महंगा है, ठीक है ना, इसलिए नहीं जाते लोग कि यूएसए महंगा है, कनाडा महंगा है। रह गया ऑस्ट्रेलिया और यूके। ऑस्ट्रेलिया महंगा भी है, लेकिन ये है कि उतना नहीं था, यूएसए से कम महंगा था, लेकिन अब उसने अपने रूल्स बहुत सख्त कर दिए हैं। तो उसने तो रिजेक्शन देनी शुरू कर दी, वो तो स्टूडेंट को भी नहीं आने देता। यूके एटलीस्ट स्टूडेंट को तो बुला, स्टूडेंट हम्म। को तो बुला रहा है। ऑस्ट्रेलिया तो स्टूडेंट को ही रिजेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। बहुत एक्यूरेट आपकी प्रोफाइल हो तो वो आपको बुला लेगा। आई थिंक कि अब कल भी मैं किसी से बात कर रहा था, ही वॉज अ वेरी सीनियर पर्सन, हम्म, जो सीनियर सिटीजन हुआ है एज वेल। और ही वॉज टेलिंग मी कि देखो, ऑस्ट्रेलिया समझ लो कि ना है, ना ठीक है। अमेरिका लोग सोचते नहीं है, बिकॉज उनके हालात बिल्कुल अलग ही, इकोनॉमी सिस्टम उनकी भी कुछ कोलैप्स ही हुई हुई है, सिस्टम अलग ऑन ही द हुआ टॉप हुआ इट्स है, वेरी एक्सपेंसिव है सर ना। ठीक है। और कनाडा इन्फ्लेशन की वजह से वही हम्म, मार खा रहा है, जॉब्स हैं नहीं, लोग रोड पे बैठे हुए हैं। बचता आपके पास है सिर्फ और सिर्फ यूरोप साइड पे, आपको या तो लैंग्वेज बैरियर का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट फेस करना पड़ता है, या फिर आपको ये फेस करना पड़ता है कि वहाँ पे भी 10 साल का ही आपको हाँ पासपोर्ट मिलेगा, ठीक है। तो कुल मिला के आपके पास बचता है यूके। यूके। यूके में अब मुझे लगता है कि लोग इसलिए भी स्टे करना चाहते हैं कि चलो ठीक है, आईएलआर 5 साल से 10 साल का हो जाएगा, लेकिन इन दी एंड आपके पास एक जो कल्चरल नॉर्म बना हुआ है यहाँ पे, जो एक देसी कल्चरल नॉर्म बना हुआ है कि यार कुछ हद तक हमें पाकिस्तान की चीज़ें मिल जाती हैं, मिल जाती है। ठीक है। हमें वो चाय, हमें वो बैठक, हमें वो देसी इन्वायरमेंट अगर यहाँ पे मिल रहा है, तो इस वजह से मेरे ख्याल से यूके, क्यों, बिकॉज मैंने बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जो कि वहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है, यूरोप साइड से आए भी हैं, यूरोप में बैठे हुए भी हैं, और देश से कि यार बहुत ही गलीज तरीन जो है ना वहाँ पे कल्चर है, जो कि आप अपने बच्चों को नहीं दिखा सकते नहीं हो, दिखा सकते हैं। ठीक है। तो यूके कुछ हद तक बेहतर है, एंड मैं खुद समझता हूँ कि लोगों को एक्सप्लोर करना चाहिए यूके और बिल्कुल। आगे। देखिए यूके के अंदर एक सबसे बड़ी बात यह है, खासतौर पे पाकिस्तानी लोगों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, खास तौर पे अगर आप मैनचेस्टर या बर्मिंघम में कहीं आते हैं, तो मेरी नज़र में हर दूसरा बंदा आपको उर्दू बोलता हुआ दिख जाएगा, ठीक है ना। हर दूसरा या तीसरा बंदा जिससे आप मिलेंगे ना, वो उर्दू या हिंदी बोलता होगा, ठीक है ना, या पंजाबी बोलता होगा, ठीक है ना। तो वैसे तो ये कोई इतनी अच्छी बात नहीं है, अगर आप यूके आ रहे हैं तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है ना। लेकिन ये है कि कुछ लोग हैं जो कि दिन के लिए थोड़ा सा वो स्ट्रगल करते हैं इंग्लिश बोलने में शुरू के अंदर, ठीक है ना। उनको उतना कॉन्फिडेंस नहीं होता, आती भी होगी तो लिख देंगे, बोल नहीं पाएंगे, सही ठीक है है। ना। कॉन्वर्जेशन करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो उनके लिए आसानी ये है कि यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर आपको उस तरीके का नहीं है। इंग्लिश तो वैसे ही एक लैंग्वेज बैरियर नहीं है, हम बचपन से पढ़ते हैं, 1 क्लास से पढ़ते हैं, स्कूलों के अंदर भी पढ़ते हैं। लेकिन कुछ लोगों को अगर उतनी फ्लुएंसी नहीं है, तो यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर बिल्कुल नहीं मिलता, आपको खाना मिल जाता है, हलाल एग्जैक्टली। शॉप्स मिल जाती हैं, ठीक है। यूके, over the past few years has been a preferable option for Pakistani students, to be honest, because of a lot of things other than the language. But लेकिन इसमें यह है कि अब इन्होंने इसी वजह से, मे बी इसी वजह से कि ये बहुत ही प्रेफरेबल ऑप्शन हो रहा था, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स आ रहे थे, तो उन्होंने शायद अब इस पर थोड़ी सी सख्ती बढ़ानी शुरू कर दी। लेकिन मैं ये बोलूँगा, स्टूडेंट्स जो पढ़ने के लिए आएंगे उनके लिए तो अभी भी मुश्किल नहीं होगी। वो पढ़ने वालों स्टूडेंट्स के लिए हाँ हो सकता है, स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट मैंने सुना है बढ़ा रहे हैं कि जो हम्म। हम्म। आप पैसे दिखाएंगे हम्म। अकाउंट में, हम्म।
वो भी बढ़ जाएगी थोड़ी सी। लेकिन अगर आपका इरादा है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग भी कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ा आपको दी। बढ़ा दी है, तो ज़ाहिर सी बात है स्टेटमेंट बढ़ जाएगी वहाँ पे। हम्म। तो अगर आप आ रहे हैं हम्म। और आप मिसाल के तौर पे यहाँ पे मास्टर्स करके आप एक प्रोफेशनल बंदे हैं, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि आपने बीकॉम किया हुआ है और फिर आप उसके बाद जो है ना वो किसी और अजीब सी डिग्री के अंदर जो है डेटा एनालिटिक्स के अंदर आपको पता भी नहीं है डेटा एनालिटिक्स क्या है, और आप उसके ऊपर जो है ना वो मास्टर्स करने बैठ जाएंगे जस्ट बिकॉज यू वांट टू बी इन यूके और जस्ट हम्म। बिकॉज यू वांट टू लीव पाकिस्तान। आई थिंक इट वोंट वर्क फॉर यू देन। सही। आपके लिए मुश्किल हो जाएगा कि हाँ, एज लॉन्ग एज कि आपको पता है कि आप जहाँ जो करने जा रहे हैं उससे आप क्या एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं नहीं बोलूँगा कि मैं बहुत ही बड़ा कोई वो हूँ, लेकिन ये है कि एटलीस्ट मैं जब मास्टर्स के लिए आ रहा था तो मेरे दिमाग में एक पाथवे था कि यार देखो, मैंने करी तो इंजीनियरिंग है, लेकिन उसके बाद मैंने उसके फ़ौरन बाद अपनी फील्ड स्विच करी थी 2016 के अंदर, और मैं बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर आ गया था। हम्म। मैंने बैंकिंग स्टार्ट की 2016 में और मैं 2014 तक मैं बैंकिंग किया, ठीक है ना। मैंने बैंकिंग करी और अब जब मैं आया और मैंने कॉर्पोरेट बैंकिंग की, लास्ट आखिरी के 7 साल तक मैंने कॉर्पोरेट बैंकिंग करी है, मैंने कॉर्पोरेट क्लाइंट्स के साथ डील किया है। और अब जब मैं मास्टर्स कर रहा हूँ तो मैं इंटरनेशनल बिजनेस में कर रहा हूँ, ठीक है ना। इसके हम्म। अंदर मैंने मार्केटिंग भी पढ़ा, इसके अंदर मैंने कस्टमर रिलेशंस भी पढ़ा, इसके अंदर मैंने बहुत सारी चीज़ें, डिजिटल लैंडस्केप भी पढ़ा। तो अब मुझे कहीं लगता है कि मेरी जो प्रोफेशनल फील्ड थी, मेरी जो डिग्री है मास्टर्स ने मेरी उस प्रोफेशनल फील्ड के अंदर मुझे एक एडेड पॉइंट, एडेड एडवांटेज दिया है, ठीक है ना, थोड़ी वैल्यू एडिशन करी है मेरे अंदर, ठीक है ना। तो अब मैं, डेफिनेटली वो तो होती है जब ठीक है ना। आप इंटरनेशनली अपने आप को किसी भी डिग्री से एफिलिएट करते हो ना, हम्म। तो ऑब्वियसली बात है कि आपकी वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ती है। और बिल्कुल। जब आप पाकिस्तान से फ्लाइट लेते हो ना, हम्म। तो आप यहाँ लैंड करते हो, तो आपकी वैल्यू तब भी बढ़ जाती है। बिल्कुल ऐसा ही, ठीक है, लेकिन वो अगर आपने, पासपोर्ट से लेके डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस, हम्म, जैसे मैं हूँ, तो मैंने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस किए हैं सही, इन यूके। ठीक है, आप हो तो आपने एक नए तरीके से अपने हिसाब से, क्योंकि उसी टाइम पे लॉस चेंज हो रहे थे, उसी टाइम पे आपको बहुत सारे सरकमस्टांसेस को फेस करना पड़ रहा था। इन्फ्लेशन भी है, रिसेशन भी है, डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स है। और उसको फेस करते करते, उन चैलेंजेस को फेस करते करते आपने जो है ना उसको उसमें सरवाइव किया है। तो हम उन कश्ती में, वो उस कश्ती में बैठे हैं जिसमें तूफान भी आया है, जिसमें जो है ना वो डेंजरस पॉइंट भी आया है, कश्ती टूटी भी है, पानी भी आया है, उसमें बचना लेकिन भी है। उसी में ना एटलीस्ट आपके पास एक लाइन ऑफ एक्शन था। देखो जैसे हाँ। आपने बैचलर किया अपनी सिनेमाटोग्राफी के अंदर, हम्म। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है ना, और उसके बाद फिर आपने मास्टर्स किया है मार्केटिंग, मार्केटिंग। और मार्केटिंग, और आपने अपनी फील्ड से रेलेवेंट उसको बनाया, हम्म। ठीक है ना। लेकिन मैंने यहाँ पे ऐसे लोगों को भी देखा है जिन्होंने बैचलर्स किया है बीएससी मैथमेटिक्स हम्म। और यहाँ पे इंटरनेशनल बिजनेस में मास्टर्स कर रहे हैं विदाउट एनी रेलेवेंट जॉब एक्सपीरियंस। तो मुझे बताएं आप इन दोनों चीज़ों को आपस में कनेक्ट कैसे करेंगे। उनके पास शायद मोटिव नहीं होता, या पीछे से गाइडलाइन नहीं होती, वो मैं बस समझता हूँ। इसलिए होते हैं कि यार मुझे बस पाकिस्तान से निकलना है, ठीक है, पाकिस्तान हम्म। से आप निकल जाओगे, मैं कहता हूँ 80-70-80% इतने ऐसे ही लोग होंगे। ऐसे ही लोग है ना कि आपने हम्म। अप्लाइड फिजिक्स के अंदर मास्टर बैचलर किया है, फिर आप यहाँ पे आते हैं कि भाई वो बैचलर्स इन वो एमएससी इंटरनेशनल बिजनेस प्लस डेटा एनालिटिक्स, या व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन दीज टू डिग्रीज। आपने दोनों बैचलर के बाद आपने कोई और आपने टीचिंग करी है। बहुत सारे लोग मैं देखो, मैं पाकिस्तान में क्या करता था, मैंने मैथमेटिक्स में बैचलर किया था, अच्छा फिर आप क्या करते थे, मैं स्कूल में पढ़ाता था, अच्छा अब यहाँ क्या कर रहे हैं, इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हैं। आप मार्केट में जाके जब जॉब ढूंढेंगे ना स्पॉन्सरशिप वाली, आप कैसे प्रूव करेंगे कि यार आई एम एन अप्रोप्रिएट कैंडिडेट फॉर दिस पर्टिकुलर जॉब, क्योंकि आपने टीचिंग करी है, अब आपने इंटरनेशनल बिजनेस कर लिया, ठीक है ना, और अब आप जॉब अप्लाई कर रहे हो, लेट से कि किसी बड़ी कंपनी के अंदर, लेट से कि आप जाते हैं, लेट से कैडबरी यहाँ का बड़ा ब्रांड है, आप जाके बोलते हो मुझे मार्केटिंग मैनेजर रख लो कैडबरी का, ठीक है ना, क्योंकि आपने एमएससी में जो है इंटरनेशनल मार्केटिंग के अंदर आपने वो कर ली है, इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर आपने एमएससी किया है। आप कैडबरी को बोलते हो मुझे मार्केटिंग मैनेजर रख लो या मार्केटिंग एसोसिएट रख लो, वो बोलेंगे अच्छा हम आपकी प्रोफाइल दिखाएं, बैचलर्स इन मैथमेटिक्स, फिर आपने टीचिंग करी है, फिर आप ये करते हो, तो आप हमारे लिए रेलेवेंट या अच्छे कैंडिडेट कैसे बनोगे, ठीक है ना, बन ही नहीं सकते। तो वो भी ऐसे तो नहीं ना, उन्होंने भी कंपनी चलानी है ना अपनी, तो एटलीस्ट लोग मास्टर ज़रूर करने आए लेकिन अपनी रेलेवेंट फील्ड ज़रूर ढूंढें, ठीक है ना, उसमें मास्टर करें। जस्ट इसलिए नहीं आ जाए फॉर द सेक ऑफ लिविंग पाकिस्तान के यार मैं बस कुछ भी मिल जाए मुझे बाहर भिजवा दो, हम्म। सही है, उस वक्त के लिए आपको वक्ती तौर पर रिलीफ ज़रूर मिलेगा, आपको खुशी ज़रूर मिलेगी, लेकिन मैं आपको सच बताऊं, जब आप मास्टर्स करके फारिग होगे, ठीक है ना, और आप पीछे से कश्तियाँ जला के आए हो, पैसा
अब्बा की ज़मीन बिक गई है, ठीक है ना, और आपने जो है ना वो पैसे फीस दे के अब आपने बस पाकिस्तान को पे बैक करना है, आपको रास्ते बहुत मुश्किल हो जाएंगे आपके लिए, आप वो पैसे नहीं जमा कर पाओगे क्योंकि यहाँ पे जॉब नहीं है इस तरीके से। अगर आपकी इररेलेवेंट फील्ड में मास्टर्स हैं और आपका कोई प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है तो आप कैसे सरवाइव करोगे, फिर वहाँ मुश्किल ज़रूर हो जाएगा, ठीक है सही। ना। पहले ये आसान था, ठीक है ना, लोग अलग अलग तरीके से अपने अपने पासपोर्ट या वर्क परमिट ले लेते थे। अब इन्होंने मुश्किल कर दी है, अब आप 10 साल जब हो जाएगा 10 साल तक आप टेढ़े मेढ़े तरीकों से अपनी स्पॉन्सरशिप नहीं चला सकते, मुश्किल होगा आपके लिए। तो सही। उन लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल क्यों, और मेरे ख्याल में उन्होंने बहुत स्मार्टली अपने रूल्स बनाए, हुँ, तो ये डायरेक्टली उन्हीं लोगों को इफ़ेक्ट करेंगे जो कि इस तरह टेढ़े-मेढ़े रास्ते चूज़ कर रहे थे। जो हुँ, प्रोफ़ेशनल्स हैं, जिनकी रेलेवेंट डिग्री है हुँ। और उनका रेलेवेंट प्रोफ़ेशनल एक्सपीरियंस है, मेरे ख़्याल में वो आज की डेट में भी उतने परेशान नहीं हैं, हैं वो भी, ठीक है ना? क्योंकि जॉब्स ओवरऑल ही कम है, लेकिन ये है कि एट लीस्ट उनको पता है कि यार मेरी जॉब मार्केट ज़रूर है। जॉब्स हैं जिन पे मैं अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है ना? सही है। मेरा ज़मीर मुतमईन है इस जॉब पे अप्लाई करते हुए कि हाँ यार मेरे पास ये एक्सपीरियंस है। अब अगर मैं कोई इर्रेलेवेंट फ़ील्ड का, जैसे मैंने एग्ज़ाम्पल दी, मैं नहीं कह रहा कि खुदा ना ख़ास्ता बैचलर्स इन मैथमेटिक्स या टीचिंग कोई बुरा प्रोफ़ेशन है, बहुत अच्छा प्रोफ़ेशन है। लेकिन आप टीचिंग करके फिर आप मार्केटिंग करोगे तो फिर ये इर्रेलेवेंट हो गया ना। हुँ, हुँ। आप इसका मतलब है कि आपके पास कोई लाइन ऑफ एक्शन था ही नहीं। आप क्या सोचकर जो है ना ये फाली मास्टर्स और भी फ़ील्ड में होते हैं, हाँ, आप आके जो है ना किसी और चीज़ में मास्टर्स कर लेते, तो सही है। लेकिन लेकिन फिर वो मेरे ख़्याल से वो इसलिए शायद करते हैं लोग बिकॉज़ उनको लगता है कि उनकी जिस भी फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मेरी डिग्री थी, अब हुँ, मैं जब पाकिस्तान से यहाँ पे आ रहा था, तो मैंने ये बात सोची थी कि यार अगर मेरा फ़िल्म एंड टीवी का पीछे बैकग्राउंड है, हुँ, तो आई वांट टू गो समथिंग इनटू फ़ोटोग्राफ़ी या फिर मैं बिकॉज़ मार्केटिंग भी एक बिल्कुल डिफरेंट फ़ील्ड है, ठीक है? मार्केटिंग भी एक डिफरेंट सेक्टर है, हुँ, हुँ, आई वुड से और कनेक्शन है, दोनों एक-दूसरे के बगैर चल नहीं सकते। फ़िल्म एंड टीवी और मार्केटिंग ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं बिकॉज़ एक कमर्शियल एडवर्टाइज़मेंट्स भी होती हैं, कमर्शियल भी उसमें घुसा हुआ होता है। तो वो सब कुछ जो है वो फ़िल्म एंड टीवी की रिक्वायरमेंट बेसिकली उसमें आप जब कमर्शियल शूट कर रहे होते हो तो कहीं न कहीं मार्केटिंग टीम भी साथ में जुड़ी हुई होती है। अब मैं वहाँ से जो रिसर्च करके आ रहा था वो ये कर रहा था कि यार मेरा टारगेट यही है कि मैं फ़ोटोग्राफ़ी या सिनेमेटोग्राफ़ी या समथिंग लाइक दैट में मास्टर्स करूँ। लेकिन क्योंकि जब मैंने उन सेक्टर्स को या उन डोमेन्स को मैंने जब पढ़ा और मैंने उनके बारे में देखा कि यार ये 1 साल का है और फिर फ़ीस इतनी ज़्यादा है 22,000 या 21,000 तो फिर हम जैसे मिडल क्लास लोगों के पास सिर्फ़ यही बचता है कि यार थोड़ा-सा उससे मिलता-जुलता कुछ ले लो, मिलता-जुलता ले लें। ठीक है? जो कि इतने पैसों में मिल रहा है 12,000 या 13,000 या 11,000 जो कि आपका 8-9,000 का एक गैप आ रहा है। फिर बच्चे को ये भी होता है कि यार वो जब यहाँ आएगा, उतरेगा, हुँ, तो उसको खुद ही पैसे भी गनने हैं। बिल्कुल ऐसा ही। उसको खुद ही कमाने भी हैं हम और खुद लोगों ही के लिए फीस तो वो करनी है ऑप्शन ही नहीं बिकॉज़ है कि हम बाहर से हम 22,000 23,000 इज़ अ लार्ज इज़ अ वेरी ह्यूज बिग अमाउंट बिग ठीक है? अमाउंट, यस, और उसको आपने 1 साल में पे करना दैट इज़ इम्पॉसिबल फॉर यू। एज़ अ स्टूडेंट यू कांट ऑफ कोर्स। बिकॉज़ आपके पास 20 आवर्स का रिस्ट्रिक्टेड टाइम भी होता है और उस रिस्ट्रिक्टेड टाइम में आपको अपने खुद का भी पैसे करने होते हैं, लिविंग कॉस्ट भी पूरी करनी होती है और उसके बाद फिर आपको एक जो आपकी फीस होती है वो भी पूरी करनी पड़ती है। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स एंड ऑब्वियसली वी हैव डिस्कस्ड लाइक मैनी सेक्टर्स एंड जिसमें हमने एजुकेशन को भी एक अच्छे तरीके से डिस्कस किया यू गाइडेड पीपल माशाल्लाह वेरी गुड हुँ, एंड बहुत सारे पास्ट एक्सपीरियंसेस के साथ बिल्कुल। यू शेयर्ड मेरी जो गुड पर्सनल अमाउंट ऑफ एडवाइस है थॉट्स। ना स्टूडेंट्स को, मैं यही बोलूँगा कि अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं यूके आने का, सो ऐसे ही इसे कहते हैं ना बस बैग उठा के मत आ जाएँ, ठीक है ना? मैं उनको ये बोलूँगा कि एटलीस्ट आपने बैचलर्स किसमें किया है, उसको मद्देनज़र ज़रूर रखें। और मैं बोलूँगा कि एटलीस्ट अपनी एक रेलेवेंट फ़ील्ड बनाकर आएँ। माइंड में बनाएँ कि मेरा पाथवे क्या है। भागने की नहीं करें, ठीक है? मुझे पता है हालात इस वक़्त पाकिस्तान में ऐसे हैं कि लोग चाह रहे हैं कि हम यहाँ से जल्द निकलें, और जिनके पास थोड़ा बहुत भी पैसा सेविंग में है, उनको यही लगता है कि यार पैसा डेप्रिशिएट हो रहा है डेली की बुनियादों पे, तो अगले 1 साल वेट कर लिया तो 1 साल बाद ये पैसा और नीचे हो जाएगा, इसकी कोई वर्थ नहीं रहेगी, डॉलर पाउंड ऊपर जा रहा है। लेकिन मैं आपको बोलता हूँ कि जल्दबाज़ी के चक्कर में वो सारा पैसा फेंक देना, उससे बेहतर है कि 1 साल और लगा लो, लेकिन अपनी फ़ील्ड एटलीस्ट स्पेसिफ़ाई कर लो कि मैंने ये बैचलर किया है, अभी भी टाइम है, चेंज करना है तो चेंज करो, ठीक है ना? लेकिन
ऐसी फील्ड में चेंज करो कि अपनी फील्ड को उससे कनेक्ट कर सको। देखो मेरी बैंकिंग फील्ड है, और फिर वो सॉरी इंजीनियरिंग में मैंने बैचलर किया था, और इंटरनेशनल बिजनेस मेरा मास्टर है, ठीक है ना। बीच में से मैं बैंकिंग इंडस्ट्री अगर निकाल भी दूं ना अपनी, मैं किसी तरह से इंजीनियरिंग और इंटरनेशनल बिजनेस को कनेक्ट कर लूंगा। क्यों? क्योंकि इंजीनियर जो होता है वो बेसिकली अगर एमएससी इंजीनियरिंग करने के बाद अगर एमएससी भी उसमें ही करता है ना इंजीनियरिंग के अंदर, मास्टर्स भी अपनी इंजीनियरिंग की कोर फील्ड में करता है, तो वो सारी जिंदगी टेक्निकल साइड पे रहता है, ठीक है ना। लेकिन अगर वो इंजीनियरिंग करता है और शुरू के 5-6 साल टेक्निकल साइड पे गुजारता है, फिर वो एमबीए करता है, बिजनेस समझता है, तो फिर वो तभी जाके मार्केटिंग साइड पे आके कंपनी के मैनेजरियल पोजीशन पे तभी जा सकता है, ठीक है ना। अगर वो एमएस टेक्निकल साइड पे बैचलर करेगा और टेक्निकल ही मास्टर कर लेगा, वो कभी भी कंपनी का सीईओ नहीं बन सकता, ठीक है ना। सीईओ हमेशा बिजनेस का बंदा बनता है किसी भी कंपनी में। जो टेक्निकल ऑपरेशंस की टीम होती है ना, ऑपरेशंस का बंदा कभी सीईओ नहीं बनता। आपने कभी बात नोटिस करी होगी कि कंपनी का सीईओ हमेशा वो बन, देखो ना, माँ के दो बच्चे होते हैं, एक होता है जो घर चलाता है और एक होता है जो कमा के लाता है। माँ का फेवरेट हमेशा वो होता है जो कमा के लाता है। घर आप कितने अच्छा चला लो, ठीक है ना, जो कमाने वाला होगा ना वो हमेशा अच्छा। तो हमेशा जो कंपनी का जो माँ का फेवरेट बच्चा होता है ना, वो होता है जो कमा के लाता है। सीईओ हमेशा डेफिनेटली हर कंपनी का मोटिव यही बिजनेस होता का है। बंदा बनता है, हमेशा बिजनेस मैनेजर, जो पहले बिजनेस मैनेजर रहा है, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर रहा है, वही आगे जाके सीईओ बनता है। कभी भी चीफ इंजीनियर कभी भी आपको सीईओ नहीं देखेगा आपको किसी कंपनी का, ठीक है ना। बहुत कम ऐसा आपने देखा होगा। तो मैं इंजीनियर्स को वैसे भी मैं ये गाइड करता, जब मैं पाकिस्तान में था, मेरे कजन्स वगैरह दोस्तों वगैरह को देखो, मास्टर्स अगर बैचलर अगर इंजीनियरिंग में किया है ना, तो कभी भी मेरी जाती राय में, ठीक है ना, यू कैन डिसएग्री विद दिस, मेरी जाती राय में मास्टर्स कभी कोर टेक्निकल फील्ड में नहीं करना। कि मैंने इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में बैचलर किया और मैंने एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स कर लिया, अब आप सारी जिंदगी टेक्निकल साइड पे ही रहोगे, ठीक है ना। आप कभी भी मैनेजरियल पोजीशन पे, डिसीजन मेकिंग उस पर नहीं आओगे। हाँ, साइड के इंजीनियर बन जाओगे, ठीक है ना, साइड के हेड बन जाओगे, ऑपरेशन हेड बन जाओगे, लेकिन आप कभी भी कंपनी के डिसीजन लेने वाली पोजीशन पे आपको अगर आना है, तो आपको बिजनेस साइड पे आना पड़ेगा और आपको बिजनेस पढ़ना पड़ेगा। टेक्निकल साइड पे जरूर रहो, फिर एमबीए करो। तो मैं अगर बैंकिंग सेक्टर को हटा भी दूं, तो मैं अपनी इंजीनियरिंग को इस एमएससी से कनेक्ट कर दूंगा। और बीच में बैंकिंग है तो फिर मेरे लिए और अच्छा है, क्योंकि मैंने कॉर्पोरेट बैंकिंग की, तो मैंने कॉर्पोरेट से इंटरनेशनल बिजनेस में आ गया, कोई मसला नहीं। लेकिन आप इसी तरीके जैसे मैंने कनेक्ट किया है ना, कोशिश की है कनेक्ट करने की, उस तरह आप भी कोशिश करो कनेक्ट करने की, ठीक है ना। स्टूडेंट्स को ये बोलूंगा कि इररेलेवेंट फील्ड्स के मास्टर्स मत उठाओ, ठीक है ना। जो पढ़ा है उसके ऊपर थोड़ा सा उबूर हासिल करो और उससे रेलेवेंट फील्ड का मास्टर ढूंढो, फिर यहाँ पर आओ। तो फिर चांसेस है कि आप जब, लेट से आपकी किस्मत अच्छी हुई, कोई रेफरेंस निकल आया और आपको इंटरव्यू की कॉल आ गई, तो आप सामने वाले को कायल तो कर सको कि यार मैंने ये पढ़ा है, फिर मैंने ये काम किया, और अब मैंने मास्टर ये इसलिए किया है। क्यों? क्योंकि आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये मास्टर मैंने क्यों किया है। मास्टर मैंने इसलिए प्रूव किया है कि मेरी ये इस एक्सपर्टीज में मेरी हेल्प करेगा, ठीक है ना। मेरे इस काम में मुझे इस मास्टर से हेल्प मिलेगी, मेरी प्रोफाइल में वैल्यू एडिशन करी है इस मास्टर्स ने, ठीक है ना। अपने आप को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे कि यार मैं आपकी कंपनी के लिए अच्छा स्टाफ, वो बोलेगा यार तुमने बैचलर कर लिया इसमें, जॉब कोई करी नहीं, मास्टर कर लिया कंप्लीटली डिफरेंट फील्ड में, अब तुम मेरी लिए मेरी कंपनी के लिए अच्छा ही कैसे हो, तुम तो खुद ही मुझे कंफ्यूज लग रहे हो, एग्जैक्टली, है बात ना। सही है। थैंक यू सो मच अली। देयर लॉट ऑफ थिंग्स जो मेरे ख्याल से हमें आज क्लियर हुई होंगी और पता चली होंगी कि हमें आगे किस तरीके से प्लान आउट करना है। लाइफ के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जो कि आई थिंक कि हम अगर अपनी आने वाली जनरेशन को गाइड करेंगे तो दे विल हैव अ जैसे हमें गाइडेंस नहीं मिला था, तो दे विल हैव फ्रॉम दिस पॉडकास्ट ऑब्वियसली कोई एक बात भी अगर किसी के इस 1 घंटे में अगर किसी एक चीज़ भी किसी के समझ में आती है। समझ में आती है, हेल्प होती है, तो इट वुड बी अ वर्थ। ठीक है। बाकी इंशाल्लाह we'll have a chit chat after this as well, and thank you so much again नो, for माय coming, प्लेजर ब्रदर, माय प्लेजर, because I एनी know टाइम। कि टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है आज के दौर में, और ख़ास तौर पे यूके में इस टाइम पे इस टाइम हर इंसान बहुत फंसा हुआ है। हाँ, थैंक यू ब्रो, थैंक यू सो ओके, मच।